अगेन आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आज के सेशन से जो है हम अपने फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडे सेशन। सीएपीएफएससी 2026 जो है बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है स्टडी फंडा के लिए। रीजन बिंग लास्ट के 9-10 सालों से जो हम सीपीएफ एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आगे पूरा प्रोसेस क्या होता है एग्जाम का, क्या एक असिस्टेंट कमांडेंट होता है, क्या उसकी ड्यूटीज होते हैं, क्या उसके रोल्स होते हैं, कैसी लाइफ होती है बेसिकली असिस्टेंट कमांडेंट की, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत जो है हम करने वाले हैं, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट का रोल क्या होता है, कहाँ से शुरुआत होती है, जर्नी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जो है नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी मेहनत एक्चुअली में करनी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। और जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, उसी के बारे में शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज आगाज सीएपीएफ 2026 के ऑफलाइन फाउंडेशन बैच से। ठीक है, तो असिस्टेंट कमांडेंट कौन होता है बेसिकली, ठीक है, उनके क्या व्हाट ही शुड डू या डस, कि क्या क्या काम जो है एक असिस्टेंट कमांडेंट करता है, देन आपका लाइफ एज एन असिस्टेंट कमांडेंट क्या होती है, और आपका पर्क्स एंड फैसिलिटीज क्या क्या एक असिस्टेंट कमांडेंट को दी जाती है, अलोंग विद डेपुटेशंस क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी बेसिकली एक असिस्टेंट कमांडेंट को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे भारत का प्यारा सा मैप है, सबको पता होगा आपको। ठीक है, तो पूरे इंडिया को जो है गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है 3 एजेंसीज के ऊपर होती है। एक है हमारी आर्म फोर्सेस, सेकंड है हमारी रिजर्व फोर्सेस, और तीसरी होती है हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। एक एक के बारे में जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आर्म फोर्सेज में सबने सुना होगा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बारे में। इनका जो प्राइमरली जो रोल होता है वो होता है कंट्री को एक्सटर्नल एग्रेशन या थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, राइट, इसके अंदर सभी आर्म फोर्सेज ने जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था अलोंग विद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या जितनी भी ऑक्सिलरी फोर्सेज हमारी हैं उनके साथ में। ठीक है, देन आती है आपकी रिजर्व फोर्सेज। रिजर्व फोर्सेज के अंदर सीएपीएफ फोर्सेज आती हैं, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट का एक रैंक है आपका, तो आप इन सब फोर्सेज के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हो अभी। इनके बारे में एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। देन आती है आपकी असम राइफल, एनएसजी, एसपीजी, एसएसजी, आरपीएफ, एनडीआरएफ। काफी लोगों ने इनके नाम सुने होंगे, काफी लोगों ने नहीं भी सुने होंगे, डोंट वरी, हम ड्यूरिंग द कोर्स एंड ड्यूरेशन ये सब चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, देन आती है आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। टोटल जो है 5 फोर्सेज है, इसी में जो है आप असिस्टेंट कमांडेंट की जो आप जॉब कि जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहीं पे जाके आप सर्व करने वाले हो आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे आप देखोगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी। एनएसजी जो है बेसिकली आपकी ऐसी फोर्स है जिसके अंदर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनसे भी ऑफिसर जाते हैं, सीएपीएफ के भी जो है ऑफिसर जाके इसमें सर्व करते हैं। बेसिकली इसमें डायरेक्ट कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती है, जो ऑलरेडी सर्विंग पर्सनल्स होते हैं वही जो है एनएसजी में जाके आपका सर्विस देते हैं आपके बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भारत का जो है मैप है, यहाँ पे आप देखोगे नंबर 1 पे जो है बीएसएफ लिखा हुआ है। ये 3 जो फोर्सेज है आपकी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी एंड एसएसबी, ये जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बेसिकली। ठीक है, बीएसएफ आपका इंडो पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। देन आईटीबीपी जो है ब्लू कलर में मार्क्ड है, इंडो चाइना बॉर्डर को जो है प्रोटेक्ट करता है। देन आपके एसएसबी है नेपाल और आपका भूटान के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। 2 फोर्सेज आपकी बच गई, सीआरपीएफ है आपकी। ठीक है, उसके बहुत सारे मैंडेट है सीआरपीएफ, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप देखोगे इलेक्शन ड्यूटीज होती हैं, फिर आपके जैसे राइट्स होते हैं। आरएफ का आपने नाम सुना होगा, ब्लू कलर की जो है ड्रेस उनकी होती है। ठीक है, तो उनको राइट कंट्रोल के लिए जो है बुलाया जाता है, जैसे आपने किसान आंदोलन सुना होगा, उसमें जो है वो आए थे। उसके बाद काफी जगह जो है आप देखते हैं उनको। ठीक है, देन आपकी सीआईएसएफ है। सीआईएसएफ का जो मेजर रोल होता है वो आपकी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के अंदर होता है, वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर, एयरपोर्ट, मेट्रोज वगैरह पे आप डेली बेसिस पे देखते हो, वो सब जो है सीआईएसएफ को वहां पे आपकी ड्यूटी करते हुए देखोगे आप। ठीक है, देन आपका असम राइफल है, ये जो है आपके म्यांमार बॉर्डर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। अब असम राइफल की कुछ जो भर्तियां होती है वो डायरेक्ट भी होती है, कुछ रिक्रूटमेंट, बाकी इसमें मेजरली ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं आपके इंडियन आर्मी से जो है इंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एजेंसीज के अगर बारे में बात की जाए तो ये वो एजेंसीज हैं जो अलोंग विद सीएपीएफ फोर्सेस, अलोंग विद इंडियन आर्म फोर्सेस, आपके देश को प्रोटेक्ट करने का जो है काम करती है। आपने नाम सुना होगा आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो आपके ड्रग्स वगैरह जो है सप्लाई होती है या पकड़ी जाती है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। ठीक है, इसके बाद आपकी है एनटीआरओ, ये भी जो है आपकी टेक्निकल जो है डाटा आपका होता है, इसके लिए जो है इसको बनाया गया है आपकी रिसर्च वगैरह करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। पेपर 2 में आप डाटा कोट करते हो कि बहुत बार अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी डाटा इतने पर्सन आर मिसिंग, इतने जो है अबडक्शन हुए हैं, इतने जो है कंट्री के अंदर वुमेन की क्या सिचुएशन है, वो सब जो है एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग आती है आपकी। ठीक है, देन आती है बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा भी हैं काफी सारी, जो
लेटेस्ट जो आपके थ्रेट्स चल रहे हैं आजकल, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट है, जैसे आपके साइबर क्राइम, ये सब है, तो वो लोग जो है इस तरीके से इंडिया को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। इनमें से काफी के बारे में आपने नहीं सुना होगा, जो लास्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन, उनके रोल वगैरह क्या है वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। देन आता है असिस्टेंट कमांडेंट। एक्चुअली में कौन होता है असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी वर्किंग इन सीएपीएफ फोर्स? गुड। और कोई? ठीक है। किस रैंक पे है आपके पापा? ओके, गुड, ठीक है। तो अगेन 5 फोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया था, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड सीआईएसएफ, ठीक है। तो उनमें से एक इनके फादर हैं जो भी करंटली सर्विंग है, आपके पापा इंस्पेक्टर रैंक पे हैं इनके फादर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके फादर जो है या तो एएसआई से भर्ती हुए होंगे, कांस्टेबल से भर्ती, ओके, फिर रिटायरमेंट के पास में होंगे, राइट, ओके, गुड, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा रैंक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्टर जनरल का जो है रैंक होता है, ठीक है। ये वो रैंक होता है जिसमें आईपीएस ऑफिसर जो है इस पूरी एजेंसी को हेड करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर फोर्स होगी कोई भी, पांचों में से बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और जो भी है, उनके जो टॉप ऑफिसर होते हैं, पूरी फोर्स का एक जो है, जैसे घर में पूरी फैमिली में फादर जो है सबसे बड़े हेड होते हैं, वैसे डायरेक्टर जनरल जो होते हैं एक फोर्स के हेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग रैंक आप देख रहे होंगे, आगे इनकी मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा क्या क्या होते हैं इनका काम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे असिस्टेंट कमांडेंट जो है एसी है, ठीक है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी सीपीओ एग्जाम के बारे में सुना है? गुड। प्रिपेयर कर रहा है कोई सीपीओ के लिए? ओके, ठीक है। आज के बाद शायद नहीं करोगे आप ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे रैंक, यहाँ पे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल होता है, यहाँ पे ये रहा, ये रैंक सीनियर कांस्टेबल अब नहीं है, पहले सीआईएसएफ के अंदर होता था। देन आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, यहाँ से असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। ये जितने भी आपके रैंक्स हैं फ्रॉम कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर, दीज आर नॉन गेजेटेड रैंक्स, बेसिकली गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ग्रुप ए सर्विस बोला जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रुप सी और डी से शुरू हो जाते हैं, बढ़ते बढ़ते ये वाला जो रैंक है इंस्पेक्टर का लास्ट, वो ग्रुप बी के अंदर आता है। दे आर नॉट गेजेटेड ऑफिसर्स। गेस्टेड ऑफिसर्स का जो रैंक है आपका असिस्टेंट कमांडेंट से शुरू होता है, इनको ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर्स बोला जाता है, ठीक है। अभी फोर्सेज में अलग अलग रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है आप अलग अलग रैंक के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेबल का जो रैंक होता है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री आप ले सकते हो एसएससी जीडी के थ्रू, ठीक है। मेरे फादर जो है खुद ही ज्वाइंड बीएसएफ एज एन कांस्टेबल एंड रिटायर्ड एज एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ही डिड द सर्विस ऑफ अप्रोक्सीमेट 31 ईयर्स। अब ध्यान से सुनना, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। My father joined constable in 1988 and he retired in 2019 after 31 year of service at a rank of assistant sub inspector, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर मेरे पापा 20 साल 30 साल नौकरी और करते तब जाके शायद वो असिस्टेंट कमांडेंट बन पाते यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? ही रिटायर्ड एट, क्योंकि उनकी सर्विस पूरी नहीं हुई थी, हमने पहले ही जो है पापा रिटायर हो गए थे ड्यू टू फैमिली कंडीशंस एंड ऑल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो बंदे कांस्टेबल में भर्ती होते हैं, आज के दिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट लगाओ या कोई भी रीजन है, और ऐसा नहीं कि सिंपल 10th और 12th ही है, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे बच्चे मास्टर्स भी हैं, दे जॉइंड एज ए कांस्टेबल जस्ट बिकॉज दे रिक्वायर अ जॉब, राइट। तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा वो है, आपको पता है। तो राइट नाउ द सिचुएशन इज कि आपको कोई भी जॉब मिले ले लो, उसके बाद जो है प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट रैंक ये हो गया आपका। देन आपका डायरेक्ट जो है हेड कांस्टेबल रैंक पे भी वैकेंसीज निकलती है। आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो? नॉलेज के लिए जरूरी है, प्रिपेयर मत करो, डजंट मैटर, बट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हेड कांस्टेबल की 2-3 टाइप की वैकेंसीज आती है। मिनिस्ट्रियल की एक वैकेंसी आती है जिसमें आप क्लरिकल वर्क्स में जा सकते हो, ठीक है। किसी की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो वो हेड कांस्टेबल ड्राइवर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट भर्ती आती है वो है एएसआई की। यहाँ पे आप जो है क्लरिकल जॉब में बहुत अच्छा जा सकते हो और बहुत अच्छा स्कोप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किस चीज में? ऑफिस वर्क में। दिस इज अ पोस्ट जो मैं बोलूं आपको कि काम भी कम है, सिर्फ 9 to 5 का जॉब है, अगर आप ले सकते हो, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होंगे जो ओवर एज हो चुके हैं, 25 से ज्यादा के हो गए हैं, ठीक है। तो ये वो जॉब है जो आपको एडिशनल 5 इयर्स दिला सकता है रिलैक्सेशन एज में, जिससे आप सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, ठीक है। देन आपका आता है सब इंस्पेक्टर। एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम जो बच्चे बता रहे थे, तो ये एग्जाम क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सीपीओ के थ्रू। इसमें आपका दिल्ली पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर लग सकते हो आप, बाकी जो सीएपीएफ की फोर्सेज है उनमें भी सब इंस्पेक्टर आप जा सकते हो। पहले ऐसा होता था कि सीआईएसएफ की 2 वैकेंसीज आती थी इसमें, सब इंस्पेक्टर और एएसआई की। अब एएसआई की वैकेंसी बंद कर दी है, अब वो डायरेक्टली डिपार्टमेंटल कांस्टेबल से एएसआई का डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है उसके थ्रू उनकी भर्ती हो रही है, जो हम उसकी भी तैयारी जो है हम कराते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्टली सिर्फ सब इंस्पेक्टर के पोस्ट बाकी है सीपीओ के अंदर, जो अलग अलग आपका दिल्ली पुलिस अलॉन्ग विद 5 सीएपीएफ जो फोर्सेज है आपकी, उसके थ्रू आप भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या सीपीओ का एग्जाम की भी आपकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो आप डिसाइड करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई स्टूडेंट है 2025 में, मान के चलो एग्जाम क्लियर हो गया, सब कुछ है, आज जो है सब इंस्पेक्टर के रैंक पे आपने ज्वाइन किया किसी भी सीएपीएफ फोर्स को, ठीक है।
in upcoming 30 years of service you cannot become assistant commandant, again depending on varying on force to force. ऐसे आप तक पहुंच जाओगे आप, लेकिन सर्विस अगर मिल भी गई बाय चांस तो बहुत कम चांसेस आर देयर कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बहुत लंबे टाइम तक रह पाओगे। डेप्यूटी कमांडेंट तो भूल ही जाओ, ठीक है। सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ का मैं बता देता हूं आपको। सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर जब आप बन जाते हो, फोर्स ज्वाइन कर लेते हो आप एयरपोर्ट गया है वैसे कोई आप में से, फ्लाइट पकड़ी है किसी ने, ठीक है। जब भी आप फ्लाइट के थ्रू कहीं पे भी ट्रेवल करते हो एयरपोर्ट में स्पेसिफिकली, ठीक है, मेट्रोज में आपको सब इंस्पेक्टर दिखाई भी नहीं देंगे। रीजन बीइंग थोड़ा बड़ा रैंक होता है और जनरली कांस्टेबल आपका फ्रिस्किंग करते हैं, जो आपने देखा होगा ना, हाथ उठाओ इस तरीके से, ठीक है। एयरपोर्ट पर आपको सारे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर मिलेंगे, ठीक है। कंधे पे 2 स्टार होंगे, साथ में ये जो ब्लू एंड रेड कलर की जो स्ट्रिप होती है ये डिफाइन करती है, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर जब आप सीएसएफ के अंदर ज्वाइन करते हो तो विद इन नेक्स्ट 5-6 ईयर के अंदर जो है आप इंस्पेक्टर बन जाते हो, ठीक है। लेकिन इंस्पेक्टर से एसी बनने में ऑलमोस्ट बहुत टाइम लग जाता है। मतलब अभी ये मान के चलो आप सीएसएफ के अंदर 1997 का जो एसआई भर्ती है वो अभी तक असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बना है। आप देखो 1997 से ऑलमोस्ट अभी नेक्स्ट ईयर कितना साल हो जाएंगे आप बताओ, 30 ईयर्स अप्रोक्सीमेट, तो वो भी नहीं बने हैं। रीजन बीइंग सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर आपको सीआईएसएफ में देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट के कारण जो एयरपोर्ट काफी बड़ा सेगमेंट है सीआईएसएफ का, तो ज्यादातर सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट रहता है वहां पे, ठीक है। अब एक बटालियन में मान लीजिए टोटल 1200 के आसपास अप्रोक्सीमेट आदमी होते हैं, ठीक है। 1200 में से गेस्टेड ऑफिसर्स के अगर आप रैंक देखोगे तो हार्डली कितने होंगे, 30-40 मैक्सिमम, ठीक है। पूरे 1200 लोगों में से 30-40 ऑफिसर्स होते हैं, जिनमें से 8 से 10 आपके असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं। 8 कंपनीज होती हैं बेसिकली, उन कंपनीज में एक असिस्टेंट कमांडेंट पर कंपनी, उसके बाद एक टेक्निकल का असिस्टेंट कमांडेंट होगा, एक डेंटल का असिस्टेंट कमांडेंट होगा जो मेडिकल्स वगैरह का देखता है आपका, ठीक है। तो ओवरऑल 10 से 12 असिस्टेंट कमांडेंट एक बटालियन में होते हैं आपके, ठीक है। इंस्पेक्टर भी गिने चुने ऑलमोस्ट ये मान लो हर उसमें 2, 8 दूनी 16, 20-25 इंस्पेक्टर होते हैं। अब सोचो 25 इंस्पेक्टर को 8 असिस्टेंट कमांडेंट में कैसे वो करेंगे, वो वैकेंसीज जब खाली होंगी तभी तो बनाएंगे प्रमोशन करके, राइट। अब एक भर्ती में 3-3 हजार सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं, तो 3,000 को कैसे असिस्टेंट कमांडेंट बनाएंगे, राइट। दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत वीक जो है आप कहोगे प्रमोशन आपको इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मान लो आप 2025 में सब इंस्पेक्टर बने, ठीक है, 40 साल के आप हो गए, 25 के बाद 15 साल जोड़ लो आप, ठीक है, 20 साल आपकी सर्विस होगी, 25 के बाद 20 यानी कितना, 45 ईयर्स, ठीक है। 20 साल की सर्विस में जाके भी आप असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन पा रहे हो, इंस्पेक्टर ही बनोगे ज्यादा, ठीक है। अब इंस्पेक्टर बनने के बाद भी मन में कहीं ना कहीं वो एक टीस जो होती है वो रहती है कि यार काश मैं उस टाइम मेहनत कर लेता, अगर हार्डवर्क करता तो शायद असिस्टेंट कमांडेंट बन जाता, राइट। तो उस रैंक पे जाके आपको बहुत सारी कमियां महसूस होंगी, ठीक है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट से तो बहुत अच्छा है। आज के दिन एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी मिनिमम 70 से 80 हजार रुपए मिनिमम होती है, जब आप देखोगे अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द एरियाज कहाँ पे वो पोस्टेड होते हैं, ठीक है। बट आई वुड रिकमेंड, अगर आप एफर्ट डाल सकते हो, ठीक है, पढ़ना बहुत पड़ेगा, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, डुएबल है, लेकिन हार्डवर्क आपको इतना करना पड़ेगा जितना आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बन जाओगे तो लाइफ बहुत मजेदार है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है अभी जो आपका रिजल्ट आया, मैं आपको दिखाऊंगा फोटोज में है उनके बच्चों के, दे वर सर्विंग एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, अलग अलग फोर्सेज के अंदर सर्व कर रहे थे, स्टिल दे प्रिपेयर फॉर सीपीएफ एग्जाम, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों ने, आपने सुना होगा आईबीएसआईओ का नाम सुना होगा, अभी आप प्रिपेयर भी कर रहे होंगे मे बी। आईबीएसआईओ में बच्चे सिलेक्ट होने के बाद भी जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देते हैं। डीएफओ का नाम सुना होगा, सुना है, डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर, ठीक है। सीएपीएफ में जिन बच्चों का नहीं होता है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, उसके बाद जो है वहां पे उनको सिलेक्ट करते हैं। वो बच्चे भी जो है सीपीएफ एग्जाम दे रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट का। उसके बाद ईपीएफओ का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एओ कोई वैकेंसी जो होती है उसके भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो उसमें ऑलरेडी सर्व है, लेवल 8 की जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है वहां पे भी, स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। डू यू नो व्हाई? गिव मी वन रीजन, ऐसा क्यों है, ठीक है। उसके अलावा हाँ जी बताइए। यूनिफॉर्म तो आपको और जगह भी मिल जाएगी, सब इंस्पेक्टर बन जाओ यूनिफॉर्म मिल जाएगी। गेजेटेड ऑफिसर रैंक पे लेवल 10 की जो जॉब है, सबसे पहले तो सैलरी ज्यादा हो जाती है, सैलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पावर, ठीक है। ऐसी चीज जो आपके हाथ में है, जो बिलो रैंक जो होते हैं लेवल 10 से जितने की भी नीचे जो पोस्ट होती हैं उनको कमांड लेनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो, एग्जाम्पल के तो आप मान लो, ठीक है, लेवल 8 पे आप हो, मैं लेवल 10 पे हूं, मैं आपको बताऊंगा काम करना कैसे है। यू हैव नो अथॉरिटी, यू जस्ट हैव टू फॉलो द कमांड, राइट। लेवल 10 पे जो है अगर आप लग जाते हो तो आपके हाथ में कमांड है, आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। और असिस्टेंट कमांडेंट के हाथ में जेन्युइनली बिलीव मी बहुत सारी पावर्स होती है, ठीक है, उन्हीं को हम देखेंगे आगे। ये समझ में आ गया आपको ओवरऑल, ठीक है। अभी जो बच्चा 2025 में
25 साल का है एंड ही बिकम द असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। आपके हिसाब से करियर प्रोग्रेशन क्या होना चाहिए? प्लीज टेल मी इफ एनीवन नो। नेक्स्ट प्रमोशन कितने साल में होना चाहिए? 2 में तो नहीं होता है, 2 में तो कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, ओके। देखिए अलग अलग फोर्सेस पे डिपेंड करता है। सीआईएसएफ के अंदर 5 साल में हो जाता है। अभी काफी सारे मेरे स्टूडेंट जो हैं डेप्यूटी कमांडेंट बन चुके हैं ऑलरेडी, अभी 2019 बैच के जो थे, 18 बैच के जो थे, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में जो है आप असिस्टेंट कमांडेंट से डेप्यूटी कमांडेंट बन जाओगे, ठीक है। फर्क क्या लगेगा? असिस्टेंट कमांडेंट का जो पे स्केल होता है वो होता है 56,100 बेसिक पे, डेप्यूटी कमांडेंट का होता है 67,700, और ये जो बीच का जो गैप है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। देन आप जो है डेप्यूटी कमांडेंट से 2IC बन जाओगे, सेकंड इन कमांड इसको बोलते हैं। सीआईएसएफ में स्पेसिफिकली कमांडेंट बोलते हैं, रीजन बीइंग वहां पे कमांडेंट और सीनियर कमांडेंट का रैंक चलता है, ठीक है। देन आफ्टर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप कमांडेंट बन जाओगे, ठीक है। कमांडेंट इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक बताइए? सीनियर एसपी, गुड। एसएसपी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और जो ये है ये आपका एसपी रैंक के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट जो है आपका कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्मी के इक्विवेलेंट होता है, जो कि आप लेफ्टिनेंट बन के 2 साल बाद बनते हो, ठीक है। उसके बाद फिर देन डीआईजी, देन इंस्पेक्टर जनरल। अभी फिलहाल के जो सीएपीएफ की जो सिचुएशन है उसमें आप इंस्पेक्टर जनरल तो मिनिमम बनोगे ही बनोगे। जो भी असिस्टेंट कमांडेंट बन रहा है सर्टेन एज पे, ऐसा नहीं कि आप 30 साल में असिस्टेंट कमांडेंट बने, क्योंकि रिजर्वेशन है डेफिनेटली। तो 30 साल में ज्वाइन करोगे तो डीआईजी तक पहुंच पाओगे अगर सर्विस अच्छी रहती है तो। अगर जल्दी ज्वाइन करोगे तो श्योर आईजी तक पहुंच जाओगे। कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 20, 21, 22 साल तक के आप में से? गुड, सारी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जो भी बच्चा 22-23 साल की एज में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप पहुंचोगे एडीजी रैंक तक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ठीक है। और आने वाले टाइम पे सीएपीएफ की सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में डिसकंटिन्यू की थी गवर्नमेंट ने, वो भी वापस आने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि सीएपीएफ आप देखोगे आर्मी के पैरेलल में चल रही है, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, ठीक है। कोई ना कोई गवर्नमेंट आके दे देगी, ठीक है। एनएफयू लगने वाला है, उससे बेसिकली क्या होता है, प्रमोशन आपके टाइम पे होते हैं, सैलरी टाइम पे मिलेगी आपकी सारी। वैसे तो टाइम पे ही मिलती है, टाइम पे इन द सेंस एक सर्टेन टाइम होता है कि इसके बाद आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, रैंक थोड़े दिन बाद भी लग जाए, कोई दिक्कत, ठीक है। तो करियर प्रोग्रेशन इज वेरी गुड, मेहनत लगेगी पहुंचने में, नो डाउट। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन जब बन जाओगे फिर आगे का जो करियर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर में, जहाँ पे 20 साल के बाद आप इंस्पेक्टर ही हो, 30 साल के बाद भी आप इंस्पेक्टर ही हो, यहाँ पे 30 साल की सर्विस के बाद आप जो है डीआईजी तो मिनिमम बनोगे, आईजी तक जाओगे जाओगे, ठीक है। एंड आईजी का आपको बहुत लोगों को नहीं पता है, आईजी इज सच अ रैंक जिसमें आपके गाड़ी के आगे 2 स्टार्स लगते हैं, ठीक है। डीआईजी के आगे 1 स्टार लगेगा गाड़ी पे, जैसे नंबर प्लेट जो होती है ना, उसके ऊपर जस्ट आप देखोगे इस तरीके का बॉक्स बना होता है, ब्लैक या ब्लू कलर की जो है आपकी उसके ऊपर वो होती है प्लास्टिक की प्लेट, उसके ऊपर स्टार्स लगते हैं फिर, ठीक है। आईजी के 2 स्टार लगते हैं, और जब भी आईजी चलता है मतलब स्टेट के जो आईजीज होते हैं उनका थोड़ा सा पावर अलग होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट में पूरे स्टेट के आईजी हैं, ठीक है। आप जो है सर्टेन कमांड जो होंगे आपकी, जैसे फ्रंटियर हेडक्वार्टर टाइप जो होते हैं उसमें बैठता है बेसिकली, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी पावर थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन आपके नीचे बंदे इतने होंगे आप अपने आप से मिसयूज कर सकते हो उसको, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब आप बोलोगे तो क्यों नहीं, राइट। तो इतने सारे कमांडेंट आपके नीचे, डीआईजी होंगे आपके नीचे, तो आईजी कैन डू एनीथिंग, ठीक है। उनके साथ में जब भी वो ट्रेवल करते हैं, फॉर एग्जांपल एक आईजी को विजिट करना है सर्टेन एरिया में, 50 किलोमीटर जाना है, 2 पेट्रोल व्हीकल वो लेके जा सकते हैं अपने साथ। पेट्रोल व्हीकल वो टंकी वाले पेट्रोल नहीं, गाड़ियां, एस्कॉर्ट गाड़ियां बोलते हैं उनको, ठीक है। लाल बत्ती उनपे लगी होंगी और चाऊ चाऊ करती जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये होता है। तो ये सब तो वो आपका जो रैंक वगैरह है, प्रोग्रेशन जो भी करियर में मिलेगा वो सब चीजें, ठीक है। देन आगे आता है आपका वर्क ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट, क्या क्या काम जो है असिस्टेंट कमांडेंट को होता है, ठीक है। लीड्स अ कंपनी ऑफ 100 to 150 मैन डिपेंडिंग ऑन वेरियस प्लेसेस, जनरली 120-125 लोगों की जो है कंपनी होती है। बेसिकली कंपनीज लाइक, जैसे ये क्लासरूम है, यहाँ पे 120 लोगों को बैठा दो, आप सबका माई बाप एक पर्सन होगा, इसको असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं, ठीक है। आपके खाने से लेके आपकी छुट्टियां, कहाँ आप रह रहे हो, कैसा आपको काम करना है, कोई भी आप गलती करते हो तो पनिशमेंट, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो पूरी मतलब बटालियन के अंदर, वो सब एक असिस्टेंट कमांडेंट इंश्योर करता है, ठीक है। ये उनकी जो है क्या है आपकी वर्क्स हैं। क्या क्या काम करता है, काउंटर इंसर्जेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे, एंटी नक्सल ऑपरेशंस, एएनओ का नाम आपने सुना होगा, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बॉर्डर की सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, डिजास्टर रिलीफ, एनडीआरएफ का नाम आपने सुना होगा, अभी जो है उत्तराखंड में अब देखोगे डिप्लॉयड एनडीआरएफ, ठीक है। कोई भी बड़ी ऐसी दुर्घटना होती है तो एनडीआरएफ को बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये लोग वही है। देन आपका मेंटेन डिसिप्लिन एंड मोरल ऑफ द ट्रूप्स, आपकी जो वो 120 लोगों की जो कंपनी होगी, 150 लोगों की, मैनेजेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि
लॉजिस्टिक्स, लीव, पे, इक्विपमेंट, वेपन्स, व्हीकल्स वगैरह सब इंश्योर असिस्टेंट कमांडेंट करता है। देन आपका ओवरसीज ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस ऑफ योर ट्रूप्स, ठीक है, ऐसा ना हो कि सारे मोटे हो जाए मेरे जैसे, ठीक है, वो भी इंश्योर करेगा असिस्टेंट कमांडेंट। देन आपका फायरिंग प्रैक्टिस, टेक्टिकल ड्रिल्स वगैरह ये सब कराते हैं। कोऑर्डिनेट विद द पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड सीनियर ऑफिसर्स। अभी एक एग्जांपल बताऊंगा, अभी 15 अगस्त हुई है, ठीक है, वन ऑफ माय स्टूडेंट ही पोस्टेड इन अमरनाथ यात्रा जम्मू एंड कश्मीर, ही स्पेशली कॉल्ड बाय दिल्ली पुलिस कमिश्नर टू प्रोटेक्ट दिस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कौन से? लाल किला और आपका पार्लियामेंट, ठीक है, उनकी ड्यूटी थी कि आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। सीआईएसएफ में थे बेसिकली, जितने भी मेजर आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के अंदर सीआईएसएफ इज पोस्टेड देयर, ठीक है। लोकल जो एजेंसीज होती है दे आर नॉट दैट मच एक्सपर्ट जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए आप देखोगे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, आपके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनमें आपको सीआईएसएफ देखने को मिलेगी, ठीक है। एंश्योर्स वेलफेयर ऑफ जवान, उनके हेल्थ, ग्रीवियंसेस, ओवरऑल वेलबींग जो है असिस्टेंट कमांडेंट एंश्योर करते हैं। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ग्राउंड ट्रूप्स एंड हायर कमांड, ठीक है। अब ऐसा होता है फौज में, फॉर एग्जाम्पल किसी कांस्टेबल को कोई दिक्कत है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया सीधा कमांडेंट के ऑफिस में चला गया, नहीं, देयर इज अ चेन ऑफ कमांड। कांस्टेबल जो है अपने सब इंस्पेक्टर को बताएगा, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट को इन्फॉर्म करेगा। अगर वो चीज असिस्टेंट कमांडेंट से सॉल्व नहीं हो रही है, देन वो बंदे को कमांडेंट तक लेके जाया जाएगा कि सर दिस इज द इशू एंड दिस जवान इज फेसिंग सच सिचुएशन, वी हैव टू हेल्प हिम, ऐसा होता है, ठीक है। देन आपका करियर ग्रोथ जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एसी टू डीसी टू आईसी, कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, एडीजी एंड डीजी, ठीक है। देन आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सैलरी। सर काम तो कर देंगे, पैसा कितना मिलेगा, ये वो वाला कंपोनेंट है आपका, ठीक है। दिस इज अ सैलरी स्लिप ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट, इज पोस्टेड इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान कितना पैसा मिलेगा, ये वो है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो अलग अलग जो है कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे आपका बेसिक पे हो गया, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, टीपीटी, डीओन, टीपीटी, ट्रांसपोर्ट, फील्ड एरिया अलाउंस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। ट्रेनिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो ट्रेनिंग में जो है काफी सारी चीजें आपको नहीं मिलती है, जैसे एचआरए नहीं मिलता है यहाँ पे आपका, ठीक है, फील्ड एरिया अलाउंस नहीं मिलेगा, तो ये वो कंपोनेंट है जो आपके ट्रेनिंग में नहीं मिलते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग में कितना पैसा मिलेगा, बेसिक पे जैसा ऑलरेडी इन्फॉर्म 56,100, उसके ऊपर डीए जो करंट रेट जो चल रहा है अभी शायद 58% होगा, ठीक है। देन आपका जो है टीपीटी अलाउंस 5580, ओवरऑल जो है नेट सैलरी विल बी अराउंड 92,535। अकाउंट में आपके प्योरली 82,000 रुपए इस स्टूडेंट के अकाउंट में आ रहे हैं, यानी कि आज सोचो आप एज अ स्टूडेंट, अभी तो शायद मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे पेरेंट्स ही पे कर रहे होंगे आपके एक्सपेंसिव जो भी है, राइट। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है अभी तक? ओके, आप ठीक है, और कोई? आप स्टूडेंट है? आप मैम से पीछे जो है, आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं, नहीं इनसे आगे, हाँ 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 जी, स्टूडेंट है आप अभी, ओके। तो आप खुद सोचिए, 1 साल 1.5 साल का जो एफर्ट है आपका, उसके बाद जो है आप इतने पैसे मिनिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ट्रेनिंग में है। बाय द वे ट्रेनिंग में कोई खर्चा नहीं होता है आपका, ठीक है। आपका जो एजुकेशन होगा ट्रेनिंग के अंदर, पढ़ाई करनी होती है, उसका जो एक्सपेंस होगा, आपका जो खाने का खर्चा है, आपका जो ट्रेनिंग का है, खाने का खैर काटते हैं इसमें से, 82,000 में से आपके खाने के पैसे ले लेंगे, पर खाना बहुत अच्छा मिलता है ट्रेनिंग में, ठीक है। और जितनी भी वो होती है, एक असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर जो उनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट खर्च करती है, ठीक है। तो ये प्योरली आपको पैसे मिलेंगे। इसके बाद जो है डिपेंड करता है कि आप पोस्टेड कहाँ पे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई असिस्टेंट कमांडेंट है, वो जो है लेह लद्दाख के अंदर पोस्टेड है, तो सैलरी विल बी समवेयर अराउंड 1,30,000, ठीक है, जिसमें आपका ये जो है आपका फील्ड एरिया अलाउंस है, यही 25-30 हजार होता है, गेजेटेड ऑफिसर का पता नहीं 40 होता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये चीजें वेरी करती हैं, बट मिनिमम मान के चलो 80-90 मिलेंगे। अभी जो है पे कमीशन आ रहा है आपका 8वां पे कमीशन, आपकी सैलरी जो उसमें बढ़ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास मिनिमम ट्रेनिंग में हो जाएगी, ठीक है, इतना अंदाजा है। देन आपका आता है लाइफ ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, पता तो चले कि क्या क्या मिलता है असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि लाइफ ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट से पहले आपको जर्नी ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इजंट इट, बिकॉज यू ऑल आर गोइंग थ्रू दैट, राइट। अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, बहुत सुंदर सुंदर से बन के आए हो आप लोग, ठीक है, लेकिन चेंजेस होते हैं लाइफ में बहुत, ठीक है। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, पॉजिटिविटी जो आती है लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, डेली हार्डवर्क करते हो ऑन द डेली बेसिस, आपको पता ही नहीं होता है कि पता नहीं फ्यूचर में कभी सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, बट आप हार्डवर्क जो है, एफर्ट जो है डाल रहे होते हैं उस टाइम पे, राइट। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, दिन रात आप लोग पढ़ते हो। मैं कहूंगा आप भी जो है अपनी जर्नी को ट्रैक जरूर करें, ठीक है। जब भी आपको मन लगे या फिर टाइम मिले आपको, जब भी कुछ फोटोज अपने जर्नी के क्लिक करके जरूर रखें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है लाइफ में, राइट। किसी दिन जो है सर आपने किया था मैनिफेस्टेशन वैसे, ये हमारे शशांक सर है बाय द वे, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू शशांक सर। आपने किया था सर मैनिफेस्टेशन?
ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी है लाइफ में कि भाई एक दिन मैं जो है एग्जाम क्लियर करूंगा, ठीक है। और भी बच्चे हैं हमारे जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है, बाद में बुलाएंगे उनको। इस तरीके से कुछ जर्नी होती है, हालांकि आप में से शायद ऐसी जर्नी शायद नहीं होगी किसी की, ठीक है, या हो भी सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं। बाकी जनरली चाय वगैरह ये सब चीजें तो सब करते ही हैं, राइट। तो ये जर्नी जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। देन एक दिन फिर तुम याद करोगे जो भी आपने सफर तय किया है अपना, काफी इमोशनल मोमेंट होता है जब आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आता है, राइट। तो ये वो दिन है, ठीक है। होप सो सबको गूज़बम्प तो आई गए होंगे, राइट। देन फिर कुछ नहीं से कुछ हो जाते हो आप लोग, ठीक है। सीधा पूनम गुप्ता मैम, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, ठीक है, तो देख सकते हो आप, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको मौका मिलता है देश के सुप्रीम लीडर्स के साथ सर्व करने का, ठीक है। शी इज करंटली पीएसओ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड शी इज द ओनली ऑफिसर, बी इट लेडी ऑफिसर, मेल ऑफिसर इन द कंट्री हु गेट मैरिड इनटू द राष्ट्रपति भवन, ठीक है। वेरी प्रिविलेज। आज तक के एंटायर हिस्ट्री कंट्री जो है ऑलमोस्ट 1947 के बाद से अब तक देख लो कितने साल हो गए आपको, कल ही 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया हमने। फर्स्ट ऑफिसर हु गेट मैरिड इन राष्ट्रपति भवन, ठीक है। देन आप ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे का जो क्या बोलते हैं उसको, चमक नहीं, एक और वर्ड होता है नूर, ओरा, आपका ओरा बदल जाता है, ठीक है। देन फिर आपको बहुत सारी पब्लिसिटी मिलती है, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको इनवाइट किया जाता है, ठीक है, कि आइए आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक दिन पहले जब आपका रिजल्ट नहीं आता है तब से और जिस दिन रिजल्ट आ जाता है बहुत सारी चीजें बदल जाती है, ये उनमें से कुछ एक है, ठीक है। देन आपके बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आपके नाम छपते हैं। देन जर्नी स्टार्ट होती है एकेडमी की, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द फोर्स प्रेफरेंस, योर कैटेगरी, आपने कौन सी फोर्स को चुना है, कुछ फोर्सेस फिर आपको चुनती है, ठीक है। तो फिर एकेडमी के लिए आपको बुलाया जाता है, ठीक है। हैदराबाद में आपकी है नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी, यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा फॉर सीएसएफ ट्रेनिंग। देन यहाँ पे आपकी है सीआरपीएफ एकेडमी गुड़गांव, कदारपुर जगह है आपकी गुड़गांव के अंदर, यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। देन आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टेकनपुर, देन आपकी सशस्त्र सीमा बल एकेडमी भोपाल, देन आईटीबीपी एकेडमी मसूरी, ठीक है। किस किस की कौन कौन सी फोर्स प्रेफरेंस है एक बार जल्दी से बता दो प्लीज। आईटीबीपी, बीएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जिनको नहीं पता कुछ भी नाम ले दो, ठीक है। आगे, हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है, सिखाएंगे, डोंट वरी, पूरे साल में यही काम करना है अपने को। बताइए चेतन। सीआरपीएफ, ओके, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पेक्टिव एकेडमीज होती हैं। अप्रोक्सीमेट आपका जो है ट्रेनिंग शेड्यूल जो होता है 52 से 53 वीक्स का होता है, कंप्लीटली एक साल का आप मान के चलो, ठीक है। कुछ इस तरीके का जो है ट्रेनिंग्स का जो है क्लासरूम होता है कि सारे जो है असिस्टेंट कमांडेंट है, स्पेशली जब आप अकेडमी में होते हो, सब इंस्पेक्टर पूछा होगा किसी ने कि सर सब इंस्पेक्टर में और उनकी उसमें क्या फर्क होता है लाइफ में। सब इंस्पेक्टर जो होते हैं लाइन में बैठ जाते हैं सीधा, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट पे आपके स्पेसिफिकली जगह जो होती है आपकी डेजिग्नेटेड होती है, लिखा होता है एसी ट्रेनी, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, दीज आर द नेम ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस, आगे लिखा हुआ है एसी ट्रेनी डी जो भी होता है, इस तरीके से। देन आपका ये हॉस्टल्स होते हैं अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द फोर्स, कौन से हॉस्टल में आप रहोगे, वैकेंसीज कितनी है उस हॉस्टल में, जगह कितनी खाली है उसके हिसाब से। दिस इज द रूम ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है। 2 लोगों को मिलता है रूम, ठीक है। तो आपके डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज वगैरह वहां पे भी काफी सारी चीजें होती है, बट एक रूम में 2 लोग रहते हैं। एसी वगैरह सब लगा होता है, सब इंस्पेक्टर के उसमें शायद ये नहीं होता है, ठीक है, एसी के उसमें होगा। ये आपको खाना मिलेगा, देख लो आप एक बार ठीक है। देन आपका 53 वीक्स के अप्रोक्सीमेट डिपेंडिंग ऑन द फोर्स रिग्रेस हार्ड वर्क जो है आपको करना होगा, ट्रेनिंग जो है आपकी चलेगी। ये ट्रेनिंग का करिकुलम होता है जिसमें आपको हॉर्स राइडिंग आपको देखने को मिलेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आईटीबीपी सब में होती है, ठीक है। देन ये जो है आपकी क्या बोलते हैं स्पोर्ट को, कायाकिंग, वेरी गुड, ठीक है, ये आपको करने को मिलेगा, ठीक है। देन रॉक क्लाइंबिंग ये आपको सिखाई जाएगी। दिस इज द रगड़ा, सुना होगा आपने, रगड़ा का सुना है नाम, आर्म फोर्सेज में देखा होगा, इनमें सीपीएफ में भी होता है, ठीक है। ये सारे आपके उस्ताद हैं जितने भी आपको लाल रंग की जुराबों में मिलेंगे, ठीक है।
ठीक है। बोलते हैं लोग कि सीएपीएफ का इंटरेक्शन बहुत कम है, आर्मी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इंटरेक्शन आप देख सकते हो। यू गेट टू चांस टू सर्व विद द डाउन ट्रोडन सोसाइटी ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी, राइट। आपकी जहाँ पे पोस्टिंग होती है, जैसे सीआईएसएफ का आपने जनरली देखा होगा, मेट्रो वगैरह इन सब पे पोस्टेड होते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ सब जो है कम्युनिटी बिल्डिंग का काम ही करते हैं, ठीक है। देन लेडी ऑफिसर भी कहीं कम नहीं है, उनको भी सेम वो मिलता है। ये स्टार्टिंग में आप देखो फर्स्ट रो वुमेन कैंडिडेट्स के ही है यहाँ पे। ठीक है, ये सब सेम चीजें सब हो जाएंगे आपके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग इज नॉट अ वेरी बिग पार्ट, ठीक है। देन आपकी ट्रेनिंग के बाद जो है आपको बुलाया जाएगा, पिपिंग सेरेमनी होती है, आपके स्टार्स कंधे पे लगाए जाते हैं, ठीक है। बाकी फोर्सेज में जो है सब में आपको कुछ फोर्सेज होते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको स्टार देते हैं। स्टार का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब स्टार लग जाता है आपको ट्रेनिंग अकेडमी में, स्पेसिफिकली जहां तक मेरा आइडिया है, सीआरपीएफ में मिलता है स्टार, सीआईएसएफ के अंदर भी मिलता है, आईटीबीपी बीएसएफ के अंदर नहीं मिलता है। उसके बाद एक कौन सी बची, एसएसबी, एसएसबी में नहीं मिलता है। वो प्लेन जो है आपके कंधों पे वो व्हाइट कलर की पट्टी जो है लगी होगी, ठीक है। सीआरपीएफ में और जो आपका सीआईएसएफ है, स्टार का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बता देता हूँ। जब भी आपके कंधे पे स्टार होगा, कोई भी आपसे नीचे का रैंक का कोई भी ऑफिसर, सब ऑफिसर है, सब ऑफिसर सीआरपीएफ का चाहे इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, ही कैन नॉट गो विदाउट सैल्यूटिंग यू, ठीक है। जब आपके कंधे पे स्टार होगा, कोई भी आपसे नीचे रैंक का कोई भी व्यक्ति है, चाहे उसके 60 साल है, 58, 55, 52 कुछ भी हो, सैल्यूट करके जाएगा आपको, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंस। देन ये दिस इज द हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट एंड ऑफिसर्स। अलग अलग जगह की जो है फोटोज है, वो शिलोंग का है बीएसएफ हेडक्वार्टर। जनरली आपको ऐसा घर मिलेगा, ठीक है। अब दो होंगे तो दो लोग रहेंगे, और एक होगा तो एक सिंगल मिल जाएगा, ठीक है। बड़े ऑफिसर्स के घर बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस, राइट। कमांडेंट के लेवल पे जो है आपको बंगलो मिलेगा, प्रॉपर काफी बड़ा होता है, ठीक है। दीज आर द पर्क्स। कैंटीन फैसिलिटी आपके लिए रहेगी। मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए जो है हर 2 साल के, 3 साल का ड्यूरेशन, 2 या 3 के उसमें जो है एक टूर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। उस टूर में क्या होगा, आपका जो भी खर्चा होगा गवर्नमेंट बियर करेगी। जो भी मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 स्टार होटल में जाकर रुक रहे हो, वो नहीं देगी। आपका जो भी ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस होगा आपका और आपके बच्चों का, ठीक है, 4 मेंबर्स तक का होता है आई थिंक, ठीक है। तो वो आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 3 साल में अंडमान निकोबार घूमने जाना है, ठीक है। आम आदमी मेरे जैसा जाएगा, सबको जेब से ही भरना है। अगर आप गेस्टेड ऑफिसर हैं, आपकी फ्लाइट का 5 जनों का खर्चा और आई थिंक कुछ और थोड़े बहुत वो होंगे, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आपके बच्चों की फैसिलिटी गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि अच्छे एजुकेशन उनको मिले। अप टू 2 किड्स आपको हर महीने आई थिंक 2, पता नहीं 3-4 हजार रुपए ऐसा कुछ मिलता है। यानी कि इतना है कि बेसिक एजुकेशन अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देन आता है ऑफिस। दिस इज द ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ। ये आप देखोगे, ये जो एरिया है आपको पीछे दिख रहा होगा, यहाँ से जंगल का एरिया है, ठीक है। आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, दे विल एंश्योर दैट आवर ऑफिसर गेट एनफ रिकॉग्निशन। कहीं पे भी आप जाओगे आपको मतलब सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जंगल में चले गए तो आप भी जवानों के साथ ही रह रहे हो, नहीं। हालांकि रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट आपको ट्रीटमेंट ऑफिसर वाला ही मिलेगा हर जगह, ठीक है। देन व्हीकल, अगेन अलग अलग व्हीकल जो है मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे डेप्यूटी कमांडेंट का है या असिस्टेंट कमांडेंट का है। ऐसा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इफ यू कंपेयर इट विद द एसडीएम, ठीक है, डीएम या फिर आपके जो दूसरे हैं, उन पे स्पेसिफिक गाड़ियां होती हैं, ठीक है। एसपी हो गया, एसपी की खुद की डेडिकेटेड गाड़ी होगी। पर यहाँ पे डेप्यूटी कमांडेंट जैसे है तो उसकी गाड़ी स्पेसिफिक है। असिस्टेंट कमांडेंट का ऐसा होता है, एक एमटी होती है, सुना होगा आपने एमटी का नाम, ठीक है। एमटी इज अ डिपार्टमेंट जहाँ पे आपके पूरी कंपनी के जो 1200-1500 आदमियों का जो पूरा डिपार्टमेंट है, उनके सबके कॉमन व्हीकल खड़े होते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट गेस्टेड ऑफिसर का स्टार्टिंग रैंक है, तो उसमें ऐसा होगा जो अवेलेबल होगा फोन कर देंगे एमटी में कि साहब को जाना है। असिस्टेंट कमांडेंट फोन नहीं करता भाई, उनका जो पीएसए आगे आएगा वो बताऊंगा आपको, ठीक है, वो फोन करेगा कि साहब को 12 बजे निकलना है, तो 11:45 पे गाड़ी लग जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। जैसे जैसे रैंक्स में ऊपर आप बढ़ेंगे तो आपके डेडिकेटेड व्हीकल्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये फिर जो है आपका कमांडिंग ऑफिसर, हालांकि ये फोटो आर्मी का है, बट कमांडेंट का भी जो है सिमिलर व्हीकल होता है, ठीक है। देन आपके प्रमोशंस, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, ही इज अ ट्रेनिंग ऑफिसर। बनने के बाद कंधे पे 3 सितारे, देन वो चेंज होके जो है अशोक स्तंभ पे आ जाता है सीआईएसएफ ऑफिसर। देन मूवी देखी होगी आपने, किसी ने देखी है मूवी ग्राउंड जीरो? बहुत बढ़िया मूवी है, जब भी टाइम लगे प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी, ओके। ये होता है आपका कौन सा रैंक है बताइए? 2 IC, सेकंड इन कमांड। सीआईएसएफ के अंदर कमांडेंट बोलते हैं इनको, ठीक है।
देन 2IC से जो है ये होते हैं आपके गेस्टेड ऑफिसर जो कि हैं आपके कमांडेंट, ठीक है। अशोक स्तंभ और 2 सितारे इक्विवेलेंट टू SSP ऑफ द स्टेट पुलिस एंड कर्नल ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। यहाँ पे ये जो बैच होता है सिर्फ जो है कमांडेंट या उससे अबू के लोग ही लगा सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ से प्रमोशन होके आपके DIG, ठीक है, यहाँ पे आपका ये बैच आपको देखने को मिलेगा। देन डेपुटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब BSF में जो होता है, जब आप ट्रेनिंग से पास आउट होते हो, जब ट्रेनिंग खत्म कर लेते हो आप, तो कंधे पे 2 सितारे मिलते हैं, बाकी सब फोर्सेज में 3 मिलेंगे, BSF में 2 मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप पास आउट होंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, अप टू 6 मंथ आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद जो है कमांडेंट आपको तीसरा स्टार देता है वहां पे, ठीक है। कई लोगों का जाते ही 1 महीना 2 महीने में लग जाता है, कई लोगों का 6 महीने में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टार आपको, वो कभी आप बोलो कि सर असिस्टेंट कमांडेंट से सब इंस्पेक्टर कैसे बना दे, ठीक है। अच्छा, 3 ही स्टार असिस्टेंट कमांडेंट के उस पे होते हैं, 3 ही स्टार इंस्पेक्टर के उस पे होते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे होता है बताइए? स्ट्रिप से, ठीक है। जो आपकी जिस रैंक के ऊपर स्ट्रिप नहीं होती है वो असिस्टेंट कमांडेंट होता है, राइट। ये आपके CRPF के ऑफिसर, BSF, CISF, ये आपके जो है डेप्यूटी कमांडेंट, ठीक है। अब डेपुटेशन आती है कई लोगों की, ठीक है। डेपुटेशन इज बेसिकली आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल, एनीबॉडी इज सिलेक्टेड इन CRPF एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन अदर फोर्सेज फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, आप देखोगे 3 साल, 4 साल, 5 साल तक का टाइम आपको मिलता है, आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाके जो है सर्व कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दोज हु आर वर्किंग इन SPG, ठीक है। देन आपका SPG के अलावा NIA में भी जा सकते हो आप CAPF से, उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जाओगे आप गेस्टेड रैंक पे, जितने भी ऑफिसर होते हैं सब गेस्टेड रैंक पे ही जाते हैं, ठीक है। देन आपका NDRF, NSG, CBI वगैरह में, CBI में हालांकि CAPF को शायद आई डोंट थिंक सो कि लेते हैं, बट देख लेंगे वो एक बार। उसके बाद अदर जो और डिपार्टमेंट होते हैं NTR वगैरह, वहां पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डेपुटेशन का होता है, परमानेंट नहीं होंगे आप वहां पे, 3-4 साल बाद आपको वापस आपके उसमें आना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि सिलेक्शन क्राइटेरिया इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि SPG इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसके सबसे ज्यादा बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब उनका कुछ ऐसा बताते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पिस्टल निकालनी है, क्लॉक करना है वेपन और फायर करना है, विद इन कुछ सेकंड के अंदर अंदर करना है, वो 1 सेकंड या उससे भी कम का टाइम होगा, ऐसे, ठीक है। हालांकि वो जो ट्रेनिंग होती है सब सिखाते हैं उसमें आपको, ठीक है। देन आते हैं आपका स्टडी फंडा के बारे में। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टडी फंडा। वी आर द फर्स्ट CAPF ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इन होल इंडिया। जब लोग सब ऑफलाइन कोचिंग्स के बारे में बात करते थे, तब जो है हमने 2016 के अंदर जो है, सितंबर 2016 के अंदर जो है स्टडी फंडा को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। आई एम द फाउंडर ऑफ द स्टडी फंडा एंड वी हैव मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। टोटल सिलेक्शन टिल नाउ इज 400। अभी जो लास्ट लेटेस्ट आपके रिजल्ट आए हैं, 50+ सिलेक्शंस आर देयर इन दैट रिजल्ट, जिसमें से 2 बच्चे हमारे ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन होल इंडिया to get coaching, to give coaching about CAPF, CISF, AC, LDC एग्जाम since 2018। सब इंस्पेक्टर जो लोग तैयारी करते हैं CISF के, जो SSC CPO के थ्रू जाते हैं, अप टू 4 years ऑफ सर्विस के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट कमांडेंट डिपार्टमेंटल एग्जाम के, राइट। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्सटीट्यूट के तौर पे जो है CPO की प्रिपरेशन करते हैं। मेन जो वो है आपका गोल असिस्टेंट कमांडेंट का ही है। CPO के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर बने, 4 साल की सर्विस की, देन आप डिपार्टमेंटल एग्जाम CISF का दोगे, उसमें भी आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। बट वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, मैं ये कहूंगा 4 साल का पहले आप वेट करोगे होने का, इससे अच्छा है 2 साल यहीं पे दे लो, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अलावा भी जो है अभी लास्ट के 2 सालों से हमने CAPF AC LDC का भी जो है प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया। अगेन वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो इसकी तैयारी कराते हैं, ठीक है। वी हैव पब्लिश मोर देन 10 बुक्स इन द मार्केट एंड सम ऑफ द बुक्स यू माइट नो, मैपिंग मेड फन। कितने लोगों के पास है ये बुक अभी करंटली? ओके, ठीक है। तो ये जो 2 बुक है, मोर देन 10,000 12,000 या पता नहीं कितने एग्जैक्टली फिगर मुझे नहीं याद है, पता नहीं कितने हैं सर इसके, 15,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं इस बुक को जो है फॉलो करते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर से जो भी बच्चे आते हैं, हर बुक शॉप पे आपको ये बुक अवेलेबल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। देन आते हैं हमारे सिलेक्शंस। तो दीज आर द सिलेक्शन ऑफ 2024। ऑल इंडिया रैंक 1, 13, 56, 57, 60, 67 जितने भी हैं आप, यू कैन सी देम, ओके। देन दीज आर द सिलेक्शंस इन CISF, जो मैंने बताया सिर्फ इंडिया में जिसकी हम ही तैयारी कराते हैं। AR 1, 2, 3, 4, 5 सारे रैंक, हालांकि अलग अलग ईयर्स में है, बट these are ranks are from study fund only. Then these are the rank from 2021 exam, these are the rank of 2023 exam, बाकी के मुझे मिले नहीं, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना नाम एज एन असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, आपको नहीं करना, अच्छा किया है आपका, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ जर्नी ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट।
तो इसी के लिए जो हम प्रिपेयर करेंगे, पूरा साल जो है हम इसके लिए जो है डेडिकेट करने वाले हैं। 2-3 चीजें मैं आपको के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, मे बी आई एम नॉट श्योर कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, बट एक ही चीज कहूंगा मैं, डजंट मैटर कि आप तैयारी कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। आपका जो एफर्ट है वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एफर्ट से ज्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम है आपको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना, आपको अच्छे से पढ़ाना। दैट डजंट मीन कि वो सामने वाला करेगा ही, ठीक है। हम करेंगे, औरों का नहीं मैं कुछ कह सकता, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका एफर्ट वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी शायद आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं कराए, बट आपको खुद से वो करनी है। ओवर द टाइम वो चीजें सीखोगे आप, कैसे एडिशनल एफर्ट आपको डालना है, ठीक है। एफर्ट कैसे डालना है वो हम आपको सिखाएंगे, डालना आपको पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाएंगे, सिलेबस कवरेज वगैरह जो भी है सब कुछ करके देंगे। जितने लोग हमें पहले से जानते हैं आप में से कुछ लोग जो पहले से जानते हैं, दे नो अबाउट अवर एफर्ट, ठीक है। हेमंत शाह आप जानते हो हमें पहले, काफी पहले से, ठीक है। हेमंत ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था स्टडी फंडा का, ठीक है। 4-5 टेस्ट के बाद मैंने इनको फोन किया डेडिकेटेड, पूछा इनसे कि भाई टेस्ट लिखने आप क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने बताया कुछ कंडीशन थी कि सर उस वजह से नहीं आ पाए, ठीक है। देयर इज नॉट अ सिंगल कोचिंग जो आपको फोन करके आपके बारे में पूछेगा कि भाई क्यों नहीं आप ये चीज कर रहे हो, ठीक है। हम वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट को डांटते हैं इस चीज के ऊपर कि आप ये गलती कर रहे हो, ठीक है। वी नेवर प्लीज अवर स्टूडेंट, रीजन बीइंग वी सी द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। कि जिस चीज से आपको फायदा होगा हम उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं रादर देन, ठीक है, बाकी तो सब चीजें चलती ही रहेंगी, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सिद्धार्थ सर फॉर नेक्स्ट प्रोसेस, प्लीज कम एंड गाइड द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो ना थोड़ी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे बारे में आप सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, तो मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले अपने बारे में बताओ। हाँ, थोड़ा सा लाउड। हाँ, बिहार। ओके, अभी CAPF की तैयारी के लिए कब सोचा आपने? मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था खुद पढ़ के, और PIT को कर एनसीटी कवर। क्या स्कोर रहा? सर मैंने चेक भी नहीं किया अभी। सबसे पहले तो एक बार चेक कर लो। हिम्मत ही नहीं होती चेक करने की। नहीं, वो अगर आपकी चेक करने की हिम्मत नहीं है तो आगे पूरा साल कैसे तैयारी करोगे? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बार चेतन आप भी, मतलब बहुत से स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट दिया होगा, अपने मार्क्स से एक बार कैलकुलेट जरूर करो, क्योंकि अभी वो फेज जा चुका है। लगभग आपके एग्जाम को मतलब 15-20 दिन हो गए होंगे आपके एग्जाम को। तो अगर अभी आप चेक कर लोगे ना, दो चीजें, क्या तो मार्क्स होंगे बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर, 90 होंगे, 100 होंगे, 80 होंगे, क्या होंगे मार्क्स बिल्कुल कम। अगर मार्क्स आपके बॉर्डर लाइन पे है तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। और लेकिन बिल्कुल ही नीचे है तो हमें ये चीज पता चलेगी कि हाँ, हमें इन चीजों पे काम करना है ताकि हमारा स्कोर ऊपर जाए। अगर आप चेक ही नहीं करोगे तो आपको ये रहेगा, हाँ यार, मेरा पिछली बार ये चीज मैंने की थी, ये बहुत अच्छी हुई। जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं चेक करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले CAPF का अटेम्प्ट दिया है, फिर 2025 वाला अटेम्प्ट दिया है, तो अपने मार्क्स कैलकुलेट एक बार कर लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। हेमंत। ठीक है, अच्छा एक मिनट है हेमंत, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट से क्या सीखा जो आपने एग्जाम दिया? सर सिलेबस कवरेज का इशू था, और हाँ, जो PYQ खाली एनसीईआरटी से नहीं होगा, स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, NCERT से नहीं होगा, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब साइंस के कुछ क्वेश्चन से रिजल्ट डायरेक्ट कर दिए थे, ठीक, अब कुछ क्वेश्चन थे जो समझ भी नहीं पाया था कैसे करना कैसे। ओके, ठीक है, के बायोटेक्नोलॉजी से भी मैं आके देखा तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे ऐसे। ठीक है। हेमंत, आपने क्या सीखा अपने अटेम्प्ट से अभी तक? रिवीजन करना पड़ेगा। सिलेबस एक बार कंप्लीट किया आपने? ठीक है, बैठो। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। झारखंड से। मैं अपना पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ रांची यूनिवर्सिटी का क्लोस्टर कॉलेज से। ठीक है। 25 में मैंने अभी CAPF का एग्जाम दिया था जिसमें मेरे 81 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है। और मैं एनालाइज ये कर पाया कि सर पिछले साल के ट्रेंड से इस बार काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि मैं साइंस के लिए NCERT 9-10 कवर करके गया था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस 11-12 से देखने को मिले। और करंट अफेयर को एनालाइज किया तो वो जैसे पीपल इन न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़, ये सब कवर करके थ्रू आउट गया था। और साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो थी तो वो सब ज़्यादा इकोनॉमिक साइड से करंट अफेयर देखने को मिला, थोड़ा अलग था, नहीं तो 115-120 का टारगेट करके गया था। ठीक है, ये सभी CAPF एस्पिरेंट्स के मिस्टेक है, क्योंकि जितने भी बच्चे जो 80 तक पहुंच रहे हैं, 90 तक पहुंच रहे हैं इस एग्जाम में, उन्होंने इस एग्जाम की इन डेप्थ तैयारी नहीं की, चाहे वो कोई भी हो। वो एक स्पेसिफिक कि हम लोग 9-10 की पढ़ लेंगे, ये चीजें कवर कर लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब आप बैठिए,
जब आप लास्ट में जाएंगे ना, अभी तो 1 साल है, ठीक है, जब आप लास्ट के 2-3 महीने में पहुंचेंगे, हम लोग भी सबको क्या बोलते हैं, 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 6 मंथ स्ट्रेटेजी, 2 मंथ, 1 मंथ, मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जब आपको 40 दिन में भी आपका CPF निकलवा देंगे, ठीक है। बट हर चीज के पीछे ना एक कंडीशन होती है कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। My name is Vikas Singh. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. Completed my graduation this year only. So I haven't given the exam, but I am willing to apply. CDS दिया आपने पहले? No sir, CDS नहीं दिया है, लेकिन NDA दिया। NDA दिया था, उसके अलावा UPSC का कोई भी एग्जाम नहीं दिया अभी तक, ठीक है, NDA के अलावा, ठीक है, बैठिए। So, good afternoon everyone. My name is Aman Kumar and I am from Jharkhand, Dhanbad. To be more specific, the coal capital of India. And I have completed my graduation in PSIR. And this is going to be my first attempt over here. So let's enjoy the process and journey together. That's what I can say. बैठिए। Hello everyone. Good afternoon, sir. Myself Abhishek Singh. I am from Jaunpur, Uttar Pradesh. This is my second attempt in CAPF. My first attempt in 2023. ठीक है, 23 में अटेम्प्ट दिया था, तब क्या मिस्टेक्स हुई? सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था सर, मैंने 6 मंथ की स्टडी की। ठीक है, बैठिए, ठीक है, बैठिए। Good afternoon, sir. I'm Yogesh from Delhi. My house is there by around 5 minutes. I'm giving this exam. This is my 4th attempt. Okay. Actually, I have learned from this exam that continuous revision and maximum test is necessary. I'm afraid of the giving test, so that is my weakest point in this exam. And paper 2 is my very good. There is no issue with the paper 2, only the issue with the paper 1. ठीक है, 4 अटेम्प्ट आपने दिए अभी तक, क्या सीखा 4 अटेम्प्ट से? सर 4 अटेम्प्ट में मैंने यही सीखा कि मेरे को ये डर लगता, मैं टेस्ट नहीं देता था मोस्टली, जैसे कंडक्ट होते थे तो मेरे को ये लगता था जैसे टेस्ट देता हूँ तो उसमें नेगेटिव मार्किंग आती है, तो उससे ये लगता था कि मोरल डाउन हो रहा है। मोस्टली मैंने सबसे पहले कोचिंग 2019 में ली थी CDS के लिए, ठीक है, तब बिल्कुल मैं मतलब लाइक 0 पे ही था, तो वहां से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके उसके बाद मैंने सेल्फ स्टार्ट किया पढ़ना। दिस इज माय मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो उसमें जिससे धीरे धीरे बिल्कुल, तो मेरा मैथ्स क्वेश्चन बहुत वीक है। अच्छा, जिससे मैंने गलती ये करी कि इतने सालों में मैथ्स से कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ही नहीं, ठीक है, तो वहां सबसे पहले फिर मेरे को ये समझ आया कि अगर मैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी बाहर हो चुका हूँ कंपटीशन से। उसके बाद टेस्ट सीरीज नहीं देना, सिर्फ जो पढ़ा है उसको ही रिवाइज करके जाना, तो जो एक इन्वायरमेंट वहाँ पे बनता है या जो वहाँ पे प्रेशर होता है क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, जैसे काफी वीडियोस थी, रूपाली मैम की मैंने वीडियोस देखी थी साइंस की, तो उसके अंदर एक चीज बताया, क्वेश्चन जैसे आप बताते हैं सिर्फ पढ़ के जाए वो नहीं होता, क्वेश्चन का टेक्निक होता सोल्व करने का, कि बहुत क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैंने सोल्व करे, लाइक एक इलेक्शन वाला क्वेश्चन था इस वाले पेपर में आया हुआ था, उसमें स्पेसिफिक पूछा था कि कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, लाइक वैसे में, और एक भारतमाला करके प्रोजेक्ट था, बहुत चीजें थी, लाइक वो जनरल बेसिस के क्वेश्चन है, हर किसी सोल्व नहीं होता, लेकिन लाइक उसको सोल्व करने का अगर प्रैक्टिस है तो यू कैन क्लियर, जो वो चीज नहीं आती जो हम पढ़ के जाते हैं, वो चीजें आती जो हम नहीं पढ़ के जाते, तो उसको सोल्व करने का एक अगर हम एग्जाम में तरीका ढूंढ ले तो बेसिकली यही है कि कट ऑफ से हम ऊपर निकल सकते हैं। ठीक है, बैठिए। My name is Nikhil Srivastava. I am from Ayodhya. I have completed my BCom from Lucknow and I am ओके, ठीक है, आपके पीछे ओके, अभी तक CPF अटेम्प्ट नहीं दिया, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, I'm Pritam, a second year student of Delhi University. तो मैं खुद के लिए तो नहीं भैया के आया हुआ हूँ, मैं अपनी होम टाउन से यूनिवर्सिटी शिफ्ट टू दिल्ली, ओके, ओरिएंटेशन लेने का, ओके, बैठिए। चेतन, मेरा नाम चेतन कुमार है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी BBA IB यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया 2022 में एंड सिंगर फोर। ठीक है, बैठिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम हरिवंश है। सो मैंने इससे पहले 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ CPF के, और दोनों अटेम्प्ट से मैंने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है।
इस एग्जाम के लिए? अगर टाइम मैनेजमेंट होता है तो कैन एबल टू क्लियर दिस एग्जाम इजीली? मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं हजारीबाग झारखंड से और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बिरवाव यूनिवर्सिटी हजारीबाग से की। ठीक है, ये मेरा 2025 में दूसरा अटेम्प्ट है। पहले वाला अटेम्प्ट का क्या हुआ? अटेम्प्ट में मेरा सर स्ट्रेटेजी गलत था। मैंने मैथ्स का पूरा क्वेश्चन छोड़ के गया था। हाँ, और मैंने सिर्फ रीजनिंग की थी और उस साल पूरा मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, तो सिर्फ मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये वाले अटेम्प्ट में मेरे सर 82 से 85 मार्क्स का। ठीक, और मैं अंतिम पक्ष का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कैसा था अंतिम पक्ष? बहुत। ठीक है, बैठिए। देखिए, आप सभी जो भी आपके अभी तक अटेम्प्ट्स रहे या फिर जो भी रहा, कुछ चीजें कॉमन है। पहली चीज कि आपको सिलेबस बहुत डीपली कवर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज रेगुलर टेस्ट, ठीक है, रेगुलर आपको टेस्ट देने पड़ेंगे और सिलेबस को बहुत थोरली कवर करना होगा, जिससे आप अपने जो भी आपकी मिस्टेक्स रही हैं, टेस्ट नहीं देना या फिर किसी पोर्शन को छोड़ के चलना। अभी आपके पास पूरा 1 साल है। अगर आप इस 1 साल को डेडिकेटेड सीएपीएफ के लिए देंगे, एक चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी इस 1 साल के दौरान इनिशियली एटलीस्ट 31 दिसंबर तक या फिर 31 जनवरी तक कोई भी एग्जाम की तैयारी मत करो। कोई भी, आप सीएपीएफ की भी तैयारी मत करो। हमारे साथ मिल करके जो भी आपका जीएस का पोर्शन है उसको कवर करो 31 जनवरी तक। उसके बाद जीएस का कोई भी आपका एग्जाम आता है, बीट सीडीएस, बीट सीएपीएफ या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो गया, उस एग्जाम में जाके अपीयर हो जाओ। उससे पहले उसके पीवाईक्यूज लगा लो, उस एग्जाम में जाके अपीयर हो जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैं जहाँ पे जीएस का पोर्शन आता है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी आने वाले जो भी हमारी स्टडी फंडा की जो फाउंडेशन बैच जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बताऊं तो प्लान लगभग मैंने सबको बताया होगा, यूट्यूब पे वीडियो भी आपने देखी होगी कि कब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें मिल रही होंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके मैं आपको टीम मेंबर से मिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मिलाना चाहूंगा आपको रूपाली मैम से। रूपाली मैम प्लीज। बोल दीजिए सर। नहीं मैम, बस वैसे ही। अच्छा, बाद में वो बताऊंगी। हाँ, अच्छा, पढ़ा बाद में, ठीक है। रूपाली मैम का भी लास्ट ईयर मैम ने सीएपीएफ दिया था 2024 का। तो मैम अभी से उसमें मतलब असिस्टेंट कमांडेंट बन चुकी हैं। अभी ट्रेनिंग के लिए नेक्स्ट ईयर जाएंगे, ठीक है। तो अगर जिन भी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये हो कि मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाएंगी, तो ये सब चीजें आप भूल जाओ। प्रॉपर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। साइंस आपको पढ़ाने वाले हैं रूपाली मैम। तो अभी रूपाली मैम आप बच्चों को जो भी आपको बोलना है, गाइड करना है, 2 मिनट 3 मिनट लो। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रूपाली सिंह है। आशा करती हूँ कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले साइंस के बारे में बात करते हैं। इस बार एग्जाम बहुत टफ था एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट। गिरते गिरते भी मैं कहूंगी कि 22 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए में से आया था। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर किसी ने भी पीवाईक्यू वाली मेरी सीरीज देखा है आपने, ओके, देन यू अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, अब वो क्वेश्चन ऑप्शन से निकल रहे हैं। जो सेंट्रियोल वाला क्वेश्चन था, जो आपके क्रोमोजोम मैंने बहुत डिटेल में, अगर आपने देखा हो, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, उससे भी अंदर घुस के आपका एग्जाम बन रहा है। कई बार कुछ क्वेश्चंस पे ऐसा लग रहा था कि इतना डीप यूपीएससी थोड़ी जाएगा। यूपीएससी ने इस बार वही धोखा दिया है कि नहीं हम और जाएंगे। इसका मतलब ये है, अभी मैं इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि साइंस में एक्चुअली में हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहली बात मैं बस इतना कह दूं कि इस बार मैंने फिर से बार थोड़ा बढ़ा दिया है। पिछली बार बढ़ाया था, इस बार और बढ़ा दिया है। बायोटेक हो जाए 11-12 के, आपने देखा होगा मैकेनिकल, अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड है तो आपने बताया आपने बीटेक किया है, साइंस बैकग्राउंड आप जानते होंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड, ये सब आपके 11-12 के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं। इट मीन्स कि अब वो समय गया कि 9th and 10th कर ले और उसको रट लें और चले जाएं ऐसे लहरते हुए और पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अब वो वाला समय कि 11-12। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी दिखाएंगे, वो बहुत बल्कि है। मेरी खुद की, मेरे घर पे इतनी किताबें हैं, लेकिन उन सबको पढ़ना, अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़िए। कभी भी बिना, आप मुझे कहेंगे कि मैम किताब क्या पढ़ना अच्छी चीज नहीं होता, किताब पढ़ने से बेहतर कोई चीज होती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ रहा है। मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है आज पढ़ाने के लिए आपको, लेकिन आपको ज्योग्राफी की भी इतनी पढ़नी है, फिर हिस्ट्री की भी इतनी, इकोनॉमिक्स की भी इतनी, सबकी इतनी पढ़नी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कहने का मतलब साफ है, हमारा काम यहाँ पर सिर्फ इतना है, आपके लिए इस जर्नी को आसान करना। साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गारंटी जो भी कह दो वो मेरी है।
मैं आपके साथ लगभग 40-45 दिन रहूंगी, जितना सर मुझे समय दे दें उतना आपके साथ रहूंगी, और साइंस को लेकर आपको परेशानी नहीं होगी। सर आपके वीकली टेस्ट भी रखेंगे, तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैम साइंस में ये भी कर लेते हैं ना तो फिर बढ़िया हो जाता। नहीं, बायोटेक से हर साल सवाल बन रहे हैं, इस बार 3 सवाल आए हैं, बहुत मेजर चंक है। 11th की बायोलॉजी में आप जाके बायोटेक के चैप्टर्स देख सकते हैं, निकाल के छांट के, वो सारा काम मेरा है, आपका सिर्फ पढ़ने का काम है। ठीक है, तो सब क्लियर है। अभी हम बात करेंगे, एक बार सर सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, थैंक यू। माइक ले लिया मैंने। अभिषेक सर। अभिषेक सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। So hello everyone. Hi Shantanu. He is my student already. So कैसे आप सब भाई? सब बढ़िया? तो इंट्रोडक्शन सबको पता ही लगा स्टडी फंडा के बारे में। अब जैसे सर ने बताया भाई मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, ज्योग्राफी। कितने क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के? इस साल बहुत कम आए, कोई बात नहीं, लेकिन हर साल का एवरेज निकालें फिर भी कितने क्वेश्चन मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं ना। चलो अगर 20 क्वेश्चन आया, 18 मेरे क्वेश्चन है, चलो सीधा बोल रहा हूँ 18 क्वेश्चन मेरे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डीप एनालिसिस जरूरी है। जैसे कि मैम ने बताया, सर ने बताया, एक जो बहुत बेसिक मिस्टेक आप सब करते हो ना, वो है माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम। आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे होते हो। आज ज्योग्राफी पढ़ ली, कल हिस्ट्री पढ़ ली, फिर उसके बाद चलो साइंस पढ़ लेते हैं, चलो आज मैथ पढ़ लेते हैं, आज थोड़ी रीजनिंग कर लेते हैं। इट मीन्स आप पूरे तरीके से अपने एक साल की जर्नी को प्रिपेयर ही नहीं करते। आपको लगता है कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, सेग्रीगेट करके देखें, फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हो गई। आपने एक सब्जेक्ट देख लिया, चलो माना 12 महीने आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, अगर 4 सब्जेक्ट मैंने ज्योग्राफी के विद इन निकाल दिए, तो हर सब्जेक्ट के अंदर भी तो टॉपिक होंगे ना सब कैटेगरीज में। अगर सही से देखोगे तो ज्योग्राफी प्रिपेयर करने के लिए आपके पास केवल 1 महीना है। सही से 1 महीने में ज्योग्राफी को पढ़ना भी है, उसके नोट्स भी बनाने हैं, पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। 1 महीने में कैसे पॉसिबल कर लोगे अकेले? बताओ, हो पाएगा? कितनों से होगा? हैंड रेस करो, कितनों से होगा? किसी से नहीं होगा मतलब। इसलिए स्टडी फंडा होगा यहाँ पे। ये स्टडी फंडा क्या कराएगा आपको? ये जो 40 दिन मुझे दिए जाएंगे, पूरी ज्योग्राफी को प्रिपेयर कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने ज्योग्राफी खत्म कर दी, मान लो सितंबर अक्टूबर तक फिनिश कर दी। अब आती है आपकी जिम्मेदारी बेटा, क्विकली रिवीजन। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे टॉपिक को, मैं एज ए टीचर कह रहा हूं कि अगर मैं टॉपिक को रिवाइज नहीं करता तो मेरे दिमाग से भी स्टेडी स्टेट थ्योरी गायब हो जाती है। यूनिवर्स कैसे बना मैं खुद भूल जाता हूं। अगर टीचर होके मुझे रिवाइज करना पड़ रहा है हर हफ्ते हर महीने, तो एज अ स्टूडेंट 1 साल अगर आपके पास है तो कुछ और सोचो ही मत, बस जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो और उसके बाद क्विकली रिवीजन कर। बात समझ आ गई? बाकी माइक्रो मैनेजमेंट कराना हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। बाकी सब्जेक्ट के अंदर डीप एनालिसिस क्या होगा, कैसे होगा, वो टॉपिक पढ़ाते हुए सब बताऊंगा मैं आपको। बात समझ गए? कोई डाउट किसी को? चलो फिर इतना ही टाइम लूंगा अभी मैं। सर ने अभी बोला ना जो आपके टेस्ट होंगे, हम लोग बहुत स्ट्रिक्टनेस रखने वाले हैं आप लोगों के टेस्ट को लेकर के। हम कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 10 अक्टूबर या हमने 11 अक्टूबर को जो भी आपकी ज्योग्राफी या साइंस कंप्लीट कर दी, तो आने वाले 60 दिन जो भी आपके सिलेबस करेंगे तब तक हम आपसे ज्योग्राफी का कुछ नहीं पूछेंगे। नहीं, हम कभी भी सरप्राइज आपका टेस्ट रख सकते हैं। किसी भी दिन कोई भी टीचर एब्सेंट हो गया टेस्ट, ठीक है, और उसमें मेरे को ऐसा नहीं है कि आपके ये सर हम नहीं आ रहे, प्रॉपर सबकी अटेंडेंस मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो जो हमारा मोटिव है, हम बहुत स्ट्रिक्टली इस बैच को आगे रन करने वाले हैं, तो उसी स्ट्रिक्टनेस और सीरियसनेस के साथ आप सभी को पार्टिसिपेट करना होगा और तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आपको बुलाना चाहूंगा इतिशा मैम को। आपको इकोनॉमिक्स और पेपर 2 आपको मैम पढ़ाने वाली हैं। और मैम को भी काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे ऑलरेडी। अभी रिसेंटली हमने जो हमारी लास्ट ईयर संकल्प टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें मैम ने जो मेहनत की है पिछले 2 महीने, मतलब जून जुलाई, और उससे जो पेपर 2 के स्टूडेंट्स जितने भी रहे, जैसे चेतन रहे, चेतन अपना एक रिव्यू दो ना प्लीज पेपर 2 का जो संकल्प टेस्ट सीरीज रही थी, ऑनेस्ट रिव्यू। टॉपिक्स के टेस्ट सीरीज थोड़ा ज्यादा ही हार्ड थे, इसलिए तभी कंपैरिजन ठीक थे, बेसिक टॉपिक्स रहे थे। आपकी तैयारी कैसी हुई यहाँ पे? जस्ट आपने एक टेस्ट सीरीज में इनरोल किया या फिर एक टेस्ट सीरीज में आपने इनरोल किया? आपको हमारी तरफ से सर्विसेज क्या मिली?
कि सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करवाए गए आपके? फीडबैक मिला एंड क्या कहते हैं कुछ और एक्स्ट्रा डाउट है एनीथिंग तो उसके लिए पूछा, मैं इसको मेंटोरशिप भी कह सकता हूँ, राइट? ठीक है, हम लोग पूरा आपका ध्यान रखेंगे जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे या फिर जुड़ने वाले। तो मैम थोड़ा सा पेपर 2 और इकोनॉमिक्स के बारे में आप स्टूडेंट्स को बताओ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इतीशा राय, मैं भी झारखंड से हूँ। मैंने देखा बहुत लोग हैं झारखंड से, ठीक। देखो मैं आपको दो चीज़ों में गाइड करूँगी, एक है पेपर 2 और दूसरा है इकोनॉमिक्स। पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इस साल कैसा लगा पेपर? क्वेश्चंस किस टाइप के लगे? जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था किस टाइप के क्वेश्चन लगे? देखो इकोनॉमिक्स कभी भी यूपीएससी अगर करता है ना, अगर आप लोगों में से किसी ने यूपीएससी ऑल इन वन अगर कभी अटेम्प्ट किया है तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स में कुछ भी नया था ही नहीं। जो मैंने इकोनॉमिक्स के मैराथन डाले थे, मैंने उसमें 3-4 बार बोला था कि बजट एलोकेशन से क्वेश्चन आएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। तो इकोनॉमिक्स में यूपीएससी कभी कुछ चेंज करता ही नहीं है। रीजन बिंग कि कुछ है ही नहीं चेंज करने के लिए। द मोमेंट वो चेंज करेगा वो एडवांस इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज? और ये हिस्ट्री नहीं है। इकोनॉमिक्स अगर आप एडवांस इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो आपको बहुत इन डेप्थ स्टडी करना होगा, एंड यूपीएससी को भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, हिस्ट्री में एक और कहानी आप पढ़ सकते हो, किसी भी चीज को पढ़ सकते हो। साइंस में भी कहीं ना कहीं पॉसिबल, 11th-12th की उठा लो। बट इकोनॉमिक्स अगर 11th-12th से आगे अगर यूपीएससी जाएगा तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर स्पेसिफिक पढ़ना होगा, एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट जनरलाइजेशन। तो जितने भी क्वेश्चन अगर आप इकोनॉमिक्स में देखोगे उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं पीवाईक्यू या रिसेंट में गवर्नमेंट ने जिस चीजों पे फोकस किया एंड इकोनॉमिक सर्वे ने फोकस किया वो है। तो जब हम लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पहला हमारा अप्रोच रहेगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि अगर बात डिमांड से शुरू हुई है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तक कैसे एंड करेगी, क्या फ्लो रहेगा, क्या डायरेक्शन है, ये आपको खुद समझ में आना चाहिए। जब तक इकोनॉमिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगी, मैं सच बताऊं तो आप डेटा भी नहीं समझ पाओगे कि किस तरह का डेटा हो रहा है। सेकंड, पेपर 2। देखो इस बार ये लक हुआ था कि पेपर 2 के जो टॉपिक्स है वो कंपैरेटिवली इजी थे, बट मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं ना तो वो टॉपिक्स देखने के लिए इजी थे। सारे के सारे टॉपिक्स में, जैसे क्रिप्टो करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी वाज रिलेटेड विद वर्ल्ड ट्रेड, है ना। ऐसे करके सारे टॉपिक्स में 2 कीवर्ड 3 कीवर्ड दिख रहे थे। विमेन एम्पावरमेंट तो उसमें स्पेसिफिकली विमेन रेजिलियंस और एम्पावरमेंट लिखा हुआ था, एंड है ना, हेल्थ के साथ रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट लिखा हुआ था। एंड यहाँ पे यही आपको बताया जाता है कि कीवर्ड्स को पकड़ना कितना जरूरी है। एंड जस्ट इमेजिन ना 50 लोग बैठे हुए हैं, आधे बच्चे जाएंगे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे लिखेंगे, कुछ बच्चे खास होंगे ना जो क्रिप्टो करेंसी को वर्ल्ड ट्रेड से कनेक्ट करके लिखेंगे। समझ में? रिपोर्ट में भी स्टैटिक का रिपोर्ट हो गया। रिपोर्ट में 2 तरह के टॉपिक आते हैं, एक होता है स्टैटिक, ठीक है, जैसे इस बार आया था। एक होता है कि जो करंट इवेंट हुआ, जैसे लास्ट ईयर लोकसभा डायरेक्ट आ गया। दोनों के लिए ना अलग तरह की स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि जाहिर सा बात है हर चीज पे आप डेटा याद नहीं करोगे। पेपर 2 में ये मत तो हटा ही दो कि मुझे डेटा याद करना है, कुछ काम नहीं आता है भाई डेटा। 300 में सिर्फ 2 ही लाइन लिखोगे, ठीक है, डेटा के लिए, तो उतना आपको दिमाग नहीं लगाना। पेपर 2 में हम लोग साथ में रहेंगे, जितने भी बार आप लोग आंसर लिखोगे, डिस्कस करोगे, आई विल बी देयर, ठीक है। जहां आपको बेसिक चीजें पूछना है, क्या दिक्कत है आर्टिकुलेशन में, ग्रामर में, ठीक है, बेसिक ग्रामर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पेपर 2 में जिस भी मेंटोरशिप, जो कहते हैं कि वो मेंटोरशिप टीचिंग का ही पार्ट होता है, कोई स्पेसिफिक मेंटोरशिप नहीं होती, तो वो मेंटोरशिप पूरा का पूरा आपको, पूरा जो गाइडेंस है वो आपको मिलेगा। इकोनॉमिक्स के लिए भी मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सर बताएंगे। पेपर 2 की क्लासेस जो आपकी वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी, जैसे आपके 2 सब्जेक्ट इनिशियली जीएस के कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस यही है पेपर 2 की। हाँ क्वेश्चन पूछो। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था ओल्ड एज याद है सब मैम, वो तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं था, मतलब न्यूज़पेपर में फॉलो किया था, पिछले 1 साल से मैं फॉलो कर रहा था। मेरे को सबसे प्रॉब्लम उसी को लिखने में पेपर के अंदर हुई थी। मैम अब कुछ टॉपिक आप लोग भी कवर नहीं कर पाओगे, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, ओल्ड एज होम वाला हमने कवर किया है। हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की जो बुक है उसमें स्पेसिफिकली ओल्ड एज होम में का टॉपिक है। मुझे नहीं पता, तो मैं बहुत पुराना टॉपिक है, बिटकॉइन मार्केट में सबसे चल रहा है वो चीज, लेकिन इससे स्पेसिफिक आया था, उसको भी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट तो उसको कवर अप कर देते हैं। मेजर प्रॉब्लम पेपर में आती है कैसे लिखा है। देखो जो अभी चेतन ने बोला, जब ये टेस्ट सीरीज, संकल्प टेस्ट सीरीज चल रहा था, तब मैं स्टूडेंट्स बहुत बार आगे बोलते थे कि आप टॉपिक टफ डालते हो,
ठीक है। तो मैं बोलती थी कि मैं ऐसे टॉपिक डालती हूँ ना कि यूपीएससी का जब आप एग्जाम देगा ना तो आप बोलो कि मैम यूपीएससी ना स्टडी वंडर से इजी टॉपिक देता है। तो हमारा मेन पर्पस ये नहीं था कि हम आपको टॉपिक देते जाए, आपको स्पून फीडिंग करते जाए। क्या ही करेंगे, 10,000 टॉपिक बना लेंगे, रटवा देंगे एक एक दिन एक एक टॉपिक करके। नहीं, हमारा पर्पस वो नहीं है। हमारा पर्पस मेन है ना कि टॉपिक कुछ भी रैंडम हो, आपको लिखना है। आपको पता है, आपको संकल्प की मैं अभी टेस्ट सीरीज दिखा दूंगी। बच्चों ने आशा वर्कर्स पे रिपोर्ट लिखा है। क्या लिखोगे आशा वर्कर्स पे रिपोर्ट? बट लिखने तो सीखा है ना। और जहां ऐसे ऐसे टॉपिक, आशा वर्कर्स, ये सब जैसे टॉपिक, अच्छा उसमें जो संकल्प टेस्ट सीरीज में भारत माला, सागर माला, इस पे आपको ऐसे लिखना था। टॉपिक्स कहीं ना कहीं या तो पेपर 2 में मैच करेंगे या पेपर 1 में मैच करेंगे। हमारा मेन पर्पस है कि आप लिखना सीखो, ठीक है। टॉपिक देके क्या ही करेंगे, लाते हैं बुक, 3-4 बुक लाते हैं, 20-20 हजार टॉपिक है ना, बुक स्टूडेंट्स वो में लेंगे ही वो बुक। नहीं, टेस्ट सीरीज में, क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा कि टॉपिक कुछ भी हो, लिखा क्या जाए, ठीक है। आर्टिकुलेशन, प्रेजेंटेशन, क्या ऐसा बात रखा जाए जो आपके आंसर को सामने वाले आंसर के आंसर से अलग करे। एंड मैं सच बताऊं, अगर आप लोग संकल्प के स्टूडेंट से मिलो ना तो उनसे पूछना। इस बार पेपर 2 देने के बाद हम सबको पता है कि पेपर 2 देने के बाद बच्चे सारे रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि टॉपिक्स कंपैरेटिवली इजी थे। जब मार्क्स आएगा तो आपको पता चलेगा कि संकल्प वाले बच्चों का आंसर कंटेंट स्पेसिफिक क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने इतने गंदे गंदे टॉपिक्स में, मैं खुद बोल रही हूँ कि टॉपिक्स बहुत गंदे गंदे थे टेस्ट सीरीज पर, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे उन्होंने आंसर लिखे ना कि ये टॉपिक पे तो उन्होंने बेस्ट अपना परफॉर्म किया होगा। तो ये ध्यान में रखना कि हम आपको कंटेंट से ज्यादा आपको लिखना सिखाने वाले हैं, ठीक है। कि कुछ भी आए, ओल्ड एज होम आए, बच्चे आए, बूढ़े आए, जो भी आए, आप लोग लिख लो, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? आपका एक सवाल था ना कि क्या सभी टॉपिक्स आप नहीं करवा पाएंगे। हाँ, सभी टॉपिक्स हम नहीं करवा पाएंगे, लेकिन कोई भी आपके एग्जाम में टॉपिक मिलेगा ना, उससे रिलेटेड कंटेंट आपको आपके पूरे थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं मिलेगा। क्या वो करंट अफेयर में कवर करवाया होगा, क्या फिर आपको अंतिम पग अगर हम शुरू करेंगे तो उसमें मिलेगा, संकल्प टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं आपको वो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट आपको हमारे पूरे कोर्स में मिलेगा। मैं क्योंकि हम लोग पूरा करंट अफेयर थ्रू आउट थॉरोली कवर करवाने वाले हैं। जब पेपर 2 की क्लासेस होंगी, जब थीम वाइज जब मैम पढ़ाएंगे, तब वो वहाँ पर चीजें कवर होंगी। अंतिम पग हो गया, आपकी टेस्ट सीरीज होगी, इतने टेस्ट होंगे यार, कोई ना कोई मतलब हर चीज हम कवर करके चलेंगे। और हमारा गोल यही रहता है हम कोई भी टॉपिक रिपीट ना करें, ठीक है। जैसे पूरे थ्रू आउट द सेशन चलेगा, जब कोई भी टॉपिक रिपीट ना करें, हमारा चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। अभी एक सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, खासकर जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, जीएस कर लेते हैं बट उसमें मैथ्स में एक प्रॉब्लम आती है। अभी मैं अजय सर का वेलकम करना चाहूंगा। अजय सर पिछले 2 साल या फिर 3 साल से स्टडी फंडा में सीए उसके मैथमेटिक्स के लिए क्लासेस ले रहे हैं। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सीएपीएफ में जो स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ एसएससी एंड यूपीएससी। आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है वो आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप बेसिक अच्छा होता है आप लोगों का, बट देयर इज अ ह्यूज बर्डन ऑफ जीएस ऑन यू, तो आप उसको टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो टाइम नहीं देते हैं तो उसका मतलब ये है सीधा सा कि जैसे मैं अभी सुन रहा था, एक यहाँ से बोला था किसी ने और एक ने बोला था कि मेरा पूरा ही पेपर खराब हो गया मैथ्स की वजह से। उसका रीजन ये है कि आप पे इतना बर्डन होता है जीएस का, तो आप जीएस में अपना सारा टाइम लगाते हैं। सारा टाइम जब आप लगा रहे हैं जीएस में तो आपके पास टाइम ही नहीं है, या फिर आप सोचते हैं कि कुछ कम वेटेज आएगा, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हार्डली आते हैं। इस बार तो 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं, ठीक है। पिछली बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 18-20 क्वेश्चन आए। तो कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए आपके हाथ से निकल जाता है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, मेरे साथ आप काम करेंगे, ठीक है। और आप जैसे मैं आपको कराऊंगा बड़े सिंपल तरीके से कराता हूँ मैं, मैथ्स को बहुत ही सिंपल बना के बताऊंगा। जो आपके अंदर फोबिया है, या कई बार होता है ना कि मैथ्स का नाम लेते हैं कि मुझे मैथ्स नहीं करना, वो वाली चीज आपके आराम से निकल जाएगी। रीजनिंग का बहुत लिमिटेड टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स जो पूछेंगे वो हम बहुत डेप्थ में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। इवन आपको मैं बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल कराऊंगा, क्योंकि यूपीएससी सीएपीएफ का जो मैथ्स है वो कंसेप्चुअल आता है इंस्टेड ऑफ द ट्रिक्स और समथिंग, ठीक है। तो इतना ही समय लूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मैथ्स में हम लोग आप सभी को ना सीसैट के जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो सब कवर करवाएंगे, ठीक है सर? ठीक है सर। ओके, आपको मैथ्स से रिलेटेड कुछ पूछना है? हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। मैथ्स की क्लासेस आपकी हफ्ते में 2 बार होंगी, ठीक है। हाँ पूछिए। इसमें ना एक्चुअली इशू क्या रहता है,
जैसे मैंने मैथ्स 4 अटेम्प्ट दिए, तो मैंने 3 अटेम्प्ट्स में मैथ्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया। लास्ट इस वाले अटेम्प्ट के लिए मैंने मैथ्स के लिए प्रिपेयर किया था सेल्फ पढ़ के। अब उसमें इशू ये रहता है कि टाइम, जैसे मैं मैनेजमेंट कर लेता था, हर रोज 2-2.5 घंटे मैथ्स के लिए पढ़ता था। अब लाइक जब पेपर में बैठा तो कुछ समझ ही नहीं आया, फिर वो ऐसा लगता है एज अ वेस्ट ऑफ टाइम कि वो मैथ्स के ऊपर इतना टाइम क्यों डाला, कि क्वेश्चन ही नहीं वहां पे। एक्चुअली कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतने क्वेश्चन आएंगे या इतने नहीं आएंगे। एक तो होता है कि स्पेसिफिक कर दिया कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। बट आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप प्रिपेयर ही नहीं करोगे। वेस्टेज ऑफ टाइम तो है नहीं। पिछली बार 18-20 क्वेश्चन थे, इस बार 2-3 है, क्या पता अगली बार 25 आ जाए। तो एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम अपने लिए कह रहा हूं कि जैसे इतना मतलब टाइम दिया आपने स्टडी में जो भी टाइम डिवोट किया है वो कभी भी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। वो कहीं ना तो ब्लैंक समझ नहीं आ रहा कि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ कंसेप्ट है। उसी पे ओवरकम करेंगे हम, साथ मिलकर काम करेंगे। डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। मैथ्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस। सब प्रैक्टिस कितना का भी खेल सीख है। लो मैथ्स के अंदर, जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं लगाओगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं होगा। मैं आपको बड़ा सिंपल करके बताता हूँ। एक क्वेश्चन, कोई भी एक बेसिक क्वेश्चन आप उठा लीजिए, तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन। ठीक है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए अलोंग विद कैलकुलेशन। अगर आपको अकेला कंसेप्ट आता है, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और आपका कंसेप्ट नहीं है, तो भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। मैथ्स इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी करके बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो। और किसी का है भाई कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी मैं आपको आपके मेंटोर से भी लाना चाहूंगा। ये सब लोग आपको पढ़ाएंगे, मेंटोरशिप भी देंगे। शशांक सर से आपको मिलवाना चाहूंगा। शशांक सर, शशांक सर ने भी 2024 वाला CAPF अटेम्प्ट निकाला, 57 रैंक सर की आई, और पिछले 1-1.5 साल से स्टडी फंडा में स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। जो भी आपके संकल्प टेस्ट सीरीज होती थी, उसमें पेपर 1 का जो भी क्वेश्चन वाला जो पार्ट था, वो सब सर संभाल रहे थे। सर ने काफ़ी मेहनत की पिछले 2 महीने, जून और जुलाई वाली जो भी टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की। आने वाले समय में भी जो भी आपके जो एग्जाम्स होंगे, यहाँ पे टेस्ट हुआ कोई भी, या फिर जब भी आपका सरप्राइज टेस्ट हुआ, ऊट पटांग क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग आपको पूरा नेक्स्ट 6 महीने के लिए पूरा रगड़ने वाले हैं। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये क्वेश्चन आपका PYQ बेस्ड हमें क्वेश्चन बनाना है, नहीं। हम लोग NCERT से क्वेश्चन और लाइन उठाएंगे और पेपर बनाएंगे। तो ये सारा काम, ये सारी जिम्मेदारी सर की रहेगी, और आपको पूरा थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द ईयर आपको सर गाइड करते रहेंगे। सर कुछ भी आप। Hello everybody, I'm Shashank Gaurav. I've secured rank 57 this year. So बात ये आ जाती है कि पेपर 1 का टेस्ट सीरीज मैं देखूंगा और मेंटरशिप करूंगा। तो चीजें ऐसी हैं कि हर वीक हमें बात करेंगे क्या क्या चीजें आपको करनी है आने वाले वक्त में, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। सबने डिटेल्ड मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट सब कुछ बात कर ली। मैं ये सोचता हूँ कि हर सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना जरूरी है। हमेशा ये होता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ा और पुराना सब्जेक्ट भूल गया, 2 महीने पहले वाली चीजें भूल गए। मेरा काम वही होगा कि आपको फोर्स करूं कि आप एटलीस्ट घर पे वो सारी चीजें पढ़ पाओ। सब्जेक्ट्स का क्या होता है हमेशा कि कोई भी चीजें ना, जीवन में भी अगर आप सोचो कोई भी चीज आपको करनी है तो प्रैक्टिस से ही होता है। इवन अगर आप पहला लेवल पास करके रनिंग में भी जाओगे तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस जो चीजें है ना, वो हमें अच्छा बनाती हैं किसी भी चीज में। कंसेप्ट सबके पास है, पर उस पर डाइवर्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं की गई या उसको ठीक से याद नहीं किया गया तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो आपका थॉट यही होना चाहिए कि अगर आपने ज्योग्राफी और साइंस पढ़ लिया, सर 11 अक्टूबर या 10 अक्टूबर की डेडलाइन रखे हैं, उसके बाद अगर आपने चीजें पढ़ी और फिर छूट गया, आप मैथ से आप पेपर 2 स्टार्ट कर दिए, तो फिर आपको वो सारी पुरानी वाली चीजें याद करनी होंगी। उसके लिए मैं हूं जो मैं आपको फोन करके अपने मेंटरशिप सेशन में आपसे बात करूंगा कि ये सारी चीजें कंप्लीट तो कर लो, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, आपके कंसेप्ट ठीक होने चाहिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। और पेपर 1 में उटपटांग क्वेश्चन, आई होप चमन जानता है कि मैंने कुछ पेपर्स इतने अजीब बना दिए थे कि ये लोग रोने लगे थे कि नहीं यार ऐसे तो नहीं बनता, ऐसे तो यूपीएससी भी नहीं पूछेगा। होता ये कि जब आप ज्यादा लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो ना, और आपकी रीडिंग स्पीड ठीक ठाक हो जाती है, तो आप छोटे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। लास्ट बार क्या हुआ था कि संकल्प के टेस्ट सीरीज में जब मैं क्वेश्चन बना रहा था, तो संकल्प टेस्ट 4 उसको मैंने काफी इलैबोरेट बना दिया। सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, 4 स्टेटमेंट पढ़ने थे, सब परेशान हो गए, कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा। यूपीएससी में 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन आया यार, अगर तुमने 2 घंटे के अंदर 4 स्टेटमेंट पढ़े हैं तो यूपीएससी में 2 स्टेटमेंट पढ़ना तुम्हारे लिए आसान होगा। कंसेप्ट वही सारी चीजें हैं, एक्सप्लेन किया जाता है, उसे डिफरेंट डाइवर्स तरीके से पूछ लिया जाता है।
ये तरीका मेरा है जो मैं पूछूंगा हमेशा, और अजीब क्वेश्चन सर बोलते हैं ना, उटपटांग क्वेश्चन, तो उटपटांग क्वेश्चन देने की जिम्मेदारी हमारी है। इसके अलावा अगर आप पूछिएगा कि मेंटरशिप में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो अब आपने मान लीजिए कि मैम ने पेपर 2 पढ़ा दिया, मैम ने साइंस पढ़ा दिया या सर ने मैथ्स पढ़ा दिया, हम उसमें बैठ के देखेंगे कि अगर ठीक है इनसे भी कोई चीजें अगर छूट गई या इन्होंने नहीं बताया या आपको कंसेप्ट नहीं पता है या आपको रिवाइज नहीं कर पाए, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे ना फॉर दिस एग्जाम, तो मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकता हूँ। और उसके बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे या बैठ के एक सेशन ले लेंगे, या 4-5 लोग अगर साथ में बैठे होंगे कि नहीं को कुछ नहीं आ रहा है, हम पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे, हर वीक बात करेंगे, मंथली भी बात कर लेंगे। अगर किसी को उसके अलावा भी किसी दिन प्रॉब्लम आ रही है कि आज मूड ठीक नहीं है पढ़ने का, मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ, मूड भी ठीक करेंगे और ठीक से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं बुलाना चाहूंगा प्रवीण सर को कि सर ठीक है बाकी सब तो पढ़ा दिया, मैं और सर क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ना मतलब पिछले काफ़ी सालों से हम मेहनत कर रहे हैं CAPF एग्ज़ाम के लिए, और भी हमने एग्ज़ाम्स टारगेट किए, बट स्पेसिफिकली हमारा जो फोकस रहा है वो CAPF एग्ज़ाम में रहा। तो अभी तक हम सिर्फ ऑनलाइन मोड में पढ़ाते थे, और क्या तो हमने घर पे बैठ के काम कर लिया, लेक्चर्स बना लिए। पिछले 2 साल मतलब 2 साल हो गए हमें ऑफलाइन ऑफिस रन करते हुए, 1 साल हो गया ऑफिस, अभी हम लोग मतलब 2 साल हो गए, अभी हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट किया। हमने बहुत बार सोचा कि यार क्या हम कर पाएंगे। पहली बार हमने ORN में जब हमारा ऑफिस था, जब हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी कि सर एक बार टेस्ट सीरीज स्टार्ट करके देखते हैं। हमने कोई चेयर मतलब ये बेंचेस वगैरह कुछ नहीं परचेज किया था उस टाइम। हमारी जो ऑफिस की जो टेबल होती थी जहाँ हम बैठ के काम करते थे, हमने वहीं पे ही स्टूल वगैरह मैनेज किया और टेस्ट सीरीज स्टार्ट की। पहली टेस्ट सीरीज में 25 बच्चे आए और फिर और बच्चे आ गए तो हमने बैच डबल कर दिया। उसके बाद उस टेस्ट सीरीज के बाद भी हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम लोग ऑफलाइन बैच स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आई गेस वो जो राव IAS वाला जो हुआ था इंसिडेंट, तो उसके बाद हमें अपना ऑफिस शिफ्ट करना पड़ा, तो उस वजह से हम लोग ऑफलाइन चीज़ें प्लान नहीं कर पाए। और स्टडी फंडा की ना हमेशा ये खासियत रही है कि हम जो भी काम करेंगे ना अच्छे से करेंगे या फिर करेंगे नहीं, सिंपल, क्या तो सिंपल नो या फिर हाँ बहुत अपना 100% देंगे। आपको कभी भी पूरे सेशन के अंदर, चाहे आप हमारा कोई कोर्स परचेज करो, कुछ भी करो यार, हमारे साथ इनरोल करो। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनरोल किया होगा, काफी हैं जिन्होंने नहीं किया होगा। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो या नहीं हो, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आप स्टडी फंडा आकर के विजिट कर सकते हो। इस बार हमने संकल्प टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, नहीं पता था कि कितने बच्चे आएंगे कितने नहीं आएंगे। ये ऊपर वाला रेंट लिया, और दिल्ली में आपको पता है सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो रेंट की होती है। ठीक है, चेयर इतनी कॉस्टली नहीं है जितना यहाँ का रेंट है। तो किया संकल्प किया जून वाला, बहुत मेहनत की हम लोगों ने। मतलब डेली ऑफिस आना, पहले हमारी हैबिट ऐसी थी हम लोग ऑफिस नहीं आते थे डेली, हम लोग जो था काम घर पे कर लेते थे ऑनलाइन। ऑफिस में कोई स्टूडेंट मिलने आ रहे हैं, फिर कोई इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो ऑफिस की जरूरत हमें होती थी। जून जुलाई बहुत मेहनत की। अगस्त के अंदर हमने जुलाई में ही सोच लिया था कि हम लोग ऑफलाइन करेंगे इस बार। ठीक है, और मतलब हम में भी यार बहुत होती है, जैसे आपके दिमाग में होता है ना यार इस बार इतनी मेहनत करेंगे, 1 साल देंगे, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। हमारे दिमाग में टेंशन होती है कि चलो हमारा कुछ भी हो, हम लोग क्या टीम को वो सैलरीज पे कर पाएंगे, वो मतलब बिजनेस इस तरीके से कर पाएंगे कि हाँ इतने स्टूडेंट्स आ जाएं तब चीज़ें प्रॉफिटेबल हों। तो बहुत सी चीज़ें जो हमें भी देखनी पड़ती हैं। तो फाइनली हम लोगों ने बिल्कुल हम तैयार हैं आपके ऑफलाइन बैच के लिए। बैक एंड पे बहुत मेहनत है, आप बिलीव नहीं करेंगे हमने कितनी मेहनत की है। जब आप यहाँ पर आके खड़े होंगे ना, वहाँ पे बैठ के बहुत चीज़ें करना, बहुत मतलब सर ये भी कर दो वो भी कर दो ऐसा ऐसा, बट यहाँ पे जब आप जिस दिन यहाँ पे आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार बैक एंड पे कैसे चीज़ें होती है। मैं और प्रवीण सर और सारी स्टडी फंडा की टीम, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपके आने वाले 1 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम अपना 100% देंगे, और मैं आप सभी से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वो आपकी वजह से होगा, ना कि हमारी वजह से। ठीक है, तो सर ने भी बहुत मेहनत की है, किताब लिखी, मतलब और दिन रात है ना, मतलब मैं तो सबको ही डांटता रहता हूँ, चाहे वो सर ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये है कि समय पे हमारा काम होना चाहिए और कोई भी स्टूडेंट एक नेगेटिव फीडबैक के साथ ना जाए। ठीक है, तो सर आप, मैं और सर आपको पूरे थ्रू आउट द ईयर हम आपको गाइड करते रहेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी हम आपको यहीं पे अवेलेबल होंगे। कभी भी दिक्कत हो जस्ट कॉन्टेक्ट टू मी कि सर हमें ये समस्या है, कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, खुद कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तब भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। सर ओवर टू यू, माइक है आपके पास।
तो अभी एक साल क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सीएपीएफ की इंडस्ट्री में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। व्हाट मेक्स अस अपार्ट फ्रॉम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट इज हमारे जो टीम मेंबर्स है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स लाइक अस। जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जितने भी मेंटोर्स आपको पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, इंक्लूडिंग मी, सिद्धार्थ सर, ठीक है, हम सब लोगों की एक चीज बहुत अच्छी है, जो लोग ऑलरेडी हमें जानते हैं, शायद आपको पता होगा, फील किया हो आपने शायद ऐसा, वी वर्क एज अ कलेक्टिवली टीम, ठीक है। और जगह आपको वर्ड सुनने को मिलेगा फलानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉइज, वी नेवर यूज द वर्ड एम्प्लॉय हियर, वी यूज द वर्ड कोलीग, या फिर हम बोलते हैं टीम मेंबर्स, स्टडी फंडा टीम, स्टडी फंडा टीम मेंबर्स। आपने देखा होगा स्लाइड में हमने लिखा था टोटल बुक्स रिटन बाय टीम स्टडी फंडा 10, ठीक है। तो कोई भी बुक है, आपकी मैपिंग बुक है, अकेले मेरे से तो नहीं लिखी जाएगी, राइट। उसमें डिजाइनर का अलग पार्ट है, आयुष है, ठीक है, डिजाइनिंग की टीम के मेंबर जो होंगे, उसको जो क्यूरेट करने वाले लोग हैं, अकेला एक आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव टीम। अभी ज्यादातर लोगों को आपको पता चल गया होगा कौन आपको क्या कराएगा, मैं आपको क्या कराऊंगा वो आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका ज्योग्राफी अलोंग विद अभिषेक सर। अभिषेक सर आपको सारा का सारा जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो कराएंगे। मैं आपको करंट वाला जो पार्ट होता है, प्लेसेस इन न्यूज हो गए, पर्सन इन न्यूज वगैरह, वो सब कराऊंगा। अलोंग विद द करंट अफेयर, मधु मैम आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे, ठीक है। उनके साथ मिलके जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं आपके करंट अफेयर्स के, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। बाय द वे जो इस बार का जो करंट अफेयर था, मैं जेन्युइनली आपको कह रहा हूँ, पेपर बनाने वाले ने सोचा ही ये था कि ये वो क्वेश्चन डालें जो आपसे एग्जाम में सॉल्व ना हो, ठीक है। जब हम पेपर 1 को एक दिन हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, पेपर 1 में कहाँ कहाँ पे ऐसे चेंजेस थे जो यूजुअली देखने को नहीं मिलते बट जानबूझ के इस बार किए गए थे, ठीक है। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, लास्ट के मैं कह रहा हूँ 2009 से लेके 2024 तक के पेपर आप उठा के देखो, नॉट इवन अ सिंगल ईयर, कोई भी ऐसा साल नहीं मिलेगा आपको जिसमें करंट अफेयर में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ना मिले, सिंपल, जो हर बार आते थे। इस बार में पूछो, सोचो आप जर्मनी के चांसलर का क्वेश्चन दिया है, इंडिया के याद नहीं रहते भाई, जर्मनी के कैसे याद करोगे आप बताओ, ठीक है। तो पेपर जो बनाया गया था जानबूझ के इस सेक्शन को पर्टिकुलरली ऐसा रखा गया था कि बच्चे इसको सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आप देखोगे कंपटीशन बढ़ रहा है, वैकेंसीज आपकी घटती जा रही हैं, और जो यूजुअल अगर पेपर लेंगे तो कट ऑफ जो है आपकी 100, आपको याद होगा 2021-22 की अगर आपने कट ऑफ देखी होगी, 138 मार्क्स जनरल कैटेगरी के उस स्टूडेंट के जिसका सिलेक्शन लास्ट हुआ है। सोचो फिर टॉपर के कितने नंबर, 180 185 नंबर पेपर 1 में। तो यूपीएससी नेवर वांट की कट ऑफ जो है आपकी, मतलब जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। पेपर 1 का लेवल एक ऐसा सेट करना चाहते हैं जिसमें कट ऑफ जो है यूजुअली 100 एंड 120 के आसपास जो है रखा जाए। लास्ट ईयर 2000 आपका जो अभी कट ऑफ 24 की आ गई है, 2023 के आप कट ऑफ देखोगे, 24 की कट ऑफ देखोगे, 24 में 97 मार्क्स जनरल कैटेगरी के थे, तो उसके आसपास ही यूपीएससी का टारगेट रहता है कि 100 110 115 तक कट ऑफ रहे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज कितनी है, ये सब चीजें, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे पेपर में जनरली 110-15 नंबर जिस बच्चे के होंगे इस बार वो सिलेक्ट है 2025 के अंदर, ठीक है। कितने क्वेश्चन सोल्व करने, 125 नंबर, 120 नंबर लाने के लिए बताइए आप, 60 क्वेश्चन। आप में से जिन लोगों ने पेपर दिया है सबके 70 क्वेश्चन ठीक है, दिक्कत पता है कहाँ है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 100 110, नेगेटिव मार्किंग होके कम हो गया आपका ओवरऑल स्कोर, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अदर जो एग्जाम होते हैं आपके, जैसे अभी सीडीएस का एग्जाम होगा, एनडीए का एग्जाम होगा, देन आपका नेक्स्ट ईयर जो है आपका सीएसएफएसी, एलडीसी, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, ये सब, ठीक है। तो इन सब एग्जाम्स को हम रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते हैं, कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न आपका चेंज होता जा रहा है, वो सब चीजें, ये सब चीजें मैं आपको कराऊंगा। अलोंग विद आपकी जो मैपिंग सीरीज है, कंप्लीट मैपिंग जो है आपको क्लास में हर एक टॉपिक में हाथ से जो है बनवा के हम कराएंगे आपको कंप्लीट, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट एंड देयर कैपिटल। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है ना जिसको पूरे के पूरे स्टेट याद नहीं है, उनकी कैपिटल याद नहीं है, आई विल एंश्योर कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके, स्टेट और कैपिटल से लेके मैपिंग का आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपका मैपिंग का क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये मैं आपको एंश्योर करके दूंगा, ठीक है। तकरीबन क्लासेस काफी सारी लगेंगी बट वी विल मेक श्योर कि आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये चीज हम एक कवर करेंगे। दूसरा मैंने बताया आपको करंट अफेयर की जो चीजें हैं उनको हम कवर करेंगे, और उससे भी बड़ा जो रोल है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो टाइमली डिस्कशन, जैसे साइंस है, ऑल्दो मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी मेरा वैसे फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच जो आपका ऑनलाइन वाला है उसमें ऑलरेडी हमने जो लास्ट ईयर्स में पढ़ाया है, ठीक है, तो वो कोर्स मैंने बनाया ज्योग्राफी का, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन है, जो अदर टीचर्स के साथ आपका जो इंटरेक्शन रहेगा, जो भी चेंजेस होंगे, तो उनको मॉनिटर करना, उनके साथ मिलके जो है डिस्कशन करना कि क्या क्या ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, किस हिसाब से हमें अपने पैटर्न को चेंज करना है, ये सब चीज है ओवरऑल मैं आपके टीचर्स के साथ जो है कनेक्शन में रहूंगा, जो कि जरूरी भी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आपके बजट के क्वेश्चन आए थे, ठीक है,
आई थिंक ज्यादा नहीं तो 5 से क्वेश्चन बजट के हैं, ठीक है। तो मैं और मैम डिस्कस करके कि बजट में और क्या चीजें आ सकती है, क्योंकि टीचर्स का पढ़ाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने उसमें काम किया है लास्ट के ऑलमोस्ट, हम ये मान के चलो आप 2-3 साल से जो है यूपीएससी ऑल इन वन हमने बनाया, पीसीएस ऑल इन वन हमने बनाया, मैपिंग ऑल इन वन बनाया। तो ये वो कोर्सेज जिसमें पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा डिस्कशन हमने किया है बनाते टाइम। तो मुझे जो है उस चीज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप में से जो लोग हमें पुराने जानते हैं, आपको याद होगा अभी मैंने आई थिंक 4-5 दिन पहले एक फाइल डाली थी आपकी, CAPF AC PYQ सब्जेक्ट वाइज PYQs फ्रॉम 2009 टू 2025। यू वोंट बिलीव, कोई भी आप क्वेश्चन दिखाओगे तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये किस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, या ये टॉपिक आपके एग्जाम रेलेवेंट है या नहीं, ठीक है। तो वो सब चीजें हम अपने कोर्सेज में भी आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे आप कोई भी चीज पढ़ोगे वो चीज इंक्लूडेड है मैम, PYQs हम लेक्चर के साथ में प्रैक्टिस कराएंगे। अब हम ये चीज भी हमें स्पेशल बनाती है। आप देखोगे दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां तक मेरा आइडिया है, कोई भी आपको PYQ साथ के साथ नहीं कराता, ठीक है। PYQs आपको साथ के साथ नहीं कराएगा, रीजन बीइंग उन PYQs को निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल आप सोलर सिस्टम पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, ठीक है, यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। अब यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में आज तक टोटल जो है 59 क्वेश्चंस आए हैं, 59 क्वेश्चंस टोटल। CAPF, CISF AC LDC, CDS एग्जाम, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, आपका EPFO पर्सनल असिस्टेंट, EPFO का APFC एग्जाम, उसके बाद EOAO का एग्जाम अलग होता था, ठीक है। देन आपका और भी काफी सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम भी है जो यूपीएससी कराता है, जैसे आपका CBI DSP का हो गया। ये सब एग्जाम के सबके मिला के 59 क्वेश्चन है। आप सोचो किस टीचर के पास इतना टाइम है, कौन सी कोचिंग के पास इतना टाइम है कि वो पर्टिकुलर ईयर 2016 में सोलर सिस्टम का एक क्वेश्चन आया तो वहां से एक्सट्रैक्ट करके सोलर सिस्टम के लेक्चर में डाले, ठीक है। उसके बाद EPFO के 2020 में क्वेश्चन आया था वो निकाल के सोलर सिस्टम में डाले। हम इसलिए कर पाने क्योंकि हमने 3-4 साल का जो टाइम दिया था यूपीएससी ऑल इन वन में, तो हमारे पास डाटा रेडी ऑलरेडी, तो वो डाटा हम आपको साथ के साथ लेक्चर्स के थ्रू भी कराएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी ओवरऑल जो है पूरे साल में, जैसा सर ने बताया, आपका कोई भी टीचिंग के रिगार्डिंग कोई वो है फीडबैक है, कोई डाउट है, कोई टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है, देखो अब आप मुझसे पूछोगे इकोनॉमिक्स का, ठीक है, मुझे ओवरऑल तो आइडिया है इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छे से, मतलब, लेकिन आप मुझे कहोगे कि सर मुझे वो कौन सी कर्व होती है, फिलिप कर्व, लॉरेंज कर्व, चीज मुझे पता है कि कौन सी क्या है, पर मुझे कहोगे सर ये पढ़ा दो, वो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आपको ज्योग्राफी में कोई डाउट आता है तो आई एम ऑलवेज रेडी। बाकी अभिषेक सर को आप बहुत अच्छे से कराएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ओवरऑल कोई भी आपको डाउट रहेगा तो मैं ऑलवेज हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है। देन आती है बात कि सर क्या सारी चीजें टाइम पे हो पाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है बच्चे के मन में, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि हम फीस भर दे, हमारा नुकसान हो जाए, आप कोचिंग बंद कर दो, ये वो, ठीक है। एक चीज मैं कह सकता हूँ अगेन, जैसा सर ने बताया, या तो हम कोई काम करते नहीं है, करेंगे तो फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपने देखा होगा अंतिम पग के आप स्टूडेंट हो, राइट। अंतिम पग में यू वोंट बिलीव हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट थे, जितने भी बैचेस के स्टूडेंट थे, फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट थे, पेपर 2 के स्टूडेंट थे, ठीक है, उन बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अंतिम पग दिया था, कोई फीस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं की, जबकि उस पर्टिकुलर उनकी कॉपी चेक करने का अलग से हम टीचर्स को पे करते थे। आप थे अंतिम पग में हेमंत, आपने पता नहीं लिखा है नहीं लिखा, लिखे होंगे फॉर श्योर, ठीक है। आपसे उसके अलग से हमने कोई फीस चार्ज की थी, ठीक है। तो हमारा एफर्ट हमेशा ये रहता है कि यार बच्चे का मैक्सिमम हम क्या बेस्ट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी फीस आपकी होगी वो तो देखो है ही, उसके अलावा जैसे अलग से ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए अलग पैसे दो, उसके लिए अलग दो, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं जो सर्टेनली, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो एफर्ट है आपका अंतिम पग वाला, अब जो बच्चे फाउंडेशन बैच अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर तो इंक्लूडेड था, अभी जो बच्चे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबके अंदर जो है वो कोर्सेज इंक्लूड ऑलरेडी, ठीक है। अंतिम पग हो गया आपका, जो है संकल्प की जो टेस्ट सीरीज वगैरह होगी, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। वी विल मेक श्योर कि भाई आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो, सब चीजों। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सबको, ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन साथ के साथ अभी कर रहे हैं? बताइए, CAPF के अलावा कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? आपने बताया था CPO का, मुझे याद है, कोई और बच्चा जो अलग से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। जनरली बच्चे क्या होता है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एज ए एल्डर ब्रदर मान लो जो भी है, प्लीज आप दूसरे एग्जाम को भी साइड बाय साइड प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं कि टोटली अलग हो, ठीक है, उसमें आपका नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल CAPF AC के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो SSC CGL के लिए ना करो। उसका रीजन है कि भाई उसका मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली अलग है, आपके में वेटेज 15 क्वेश्चन का है, वहां पे सारा पेपर ही मैथ का आता है, ठीक है। लाइकवाइज जो एग्जाम है उनका प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल CAPF का प्रिपेयर कर रहे हो, CDS का एग्जाम दो, EPFO का एग्जाम दो, ठीक है। उसके अलावा जो UPSC के एग्जाम है वो दे सकते हो, PCS के एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, आसपास के दीजिए। अनदर थिंग, अभी आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जो है कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करेंगे? अभी फर्स्ट टाइम जिनका होगा, ठीक है, आप लोग बिल्कुल क्या बोलते वो
हरियाणवी में ना एक वर्ड है प्योद, प्योद समझते हो? प्योद, जैसे कोई भी फसल होती है, जैसे आप चावल जब हम लगाते हैं तो स्टार्टिंग में उसका जो सीड जो होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसको प्लांट किया जाता है। तो आप जो है प्योद हो सब, ठीक है, यानी कि बिल्कुल फ्रेश हो, आपको आगे जो है सीखना है, आगे बढ़ना है, राइट। तो इनिशियल स्टेज पे आपके लिए मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, जितने भी टीचर हैं शायद वो भी इस चीज को एग्री करें, रादर देन गोइंग फॉर एग्जाम बाय प्रिपरेशन, गो फॉर जीएस वाइज प्रिपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि आप तो नए हो, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बच्चे इस लूप में फंसे रह जाते हैं कि यार मैं पहले आज सीपीएफ का एग्जाम है, 2 महीने बाद सीपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, सीपीएफ का एग्जाम हुआ 3 अगस्त को खत्म, अच्छा अब आईबी का 15 सितंबर को आ रहा है, आईबी का प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर ईपीएफओ का आ जाएगा, ईपीएफओ का प्रिपेयर कर लेता हूँ, थोड़े दिन बाद जो है सीआईएसएफ का आ जाएगा, उसका प्रिपेयर कर लेता हूँ। इस चीज के साइकिल से बाहर निकलो। रीजन बीइंग, अगर इस चीज में आप फंसे रह जाओगे ना तो कोई भी एग्जाम की एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जीएस का यहाँ पे आप लेके चलो, ठीक है, यूपीएससी क्या इस चीज के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करता है कभी कि जीएस का क्वेश्चन जो है ये मैं पर्टिकुलरली सीडीएस के लिए ही बनाऊंगा, ये मैं पर्टिकुलरली सीएपीएफ के लिए बनाऊंगा, ये ईपीएफओ के लिए बनाऊंगा? वेटेज अलग हो सकता है फॉर श्योर, वेटेज आपका सीडीएस में भी अलग होगा, क्वेश्चंस का जो नंबर है, फॉर एग्जांपल मैथ एंड रीजनिंग का तो अलग से पेपर ही होता है सीडीएस में, पूरा जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहां पे, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, पर जो 15 क्वेश्चन आते हैं और जो वहां पे दूसरी जगह 100-120 जितने भी क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में, राइट, तो उनका जो बेस है वो तो सेम है सबका, राइट। तो रादर देन गोइंग फॉर द डिफरेंट एग्जाम, और या कोई भी एग्जाम उठा लो आप, ठीक है, एक बार मैं कहूंगा 6 महीने लगेंगे आपके, ठीक है, 6 महीने पूरे कंप्लीट आप जीएस को दो, ठीक है, एक बार कंप्लीट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स सब कुछ है। उसके बाद एग्जाम स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। एग्जाम्पल समझते हैं, सीडीएस 126 कितने लोग देने वाले आप में से? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, आप सीडीएस का एग्जाम दो। मैं ये नहीं कह सकता कि आपका अभी जो सीडीएस होगा 15 सितंबर को उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, बट आई कैन अश्योर यू, आई कैन गिव यू द गारंटी, अगर सिंसियरली 6 महीने आप हमारे साथ प्रिपेयर करते हो जनवरी तक, सीडीएस के अंदर बच्चे 30 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं 120 में से, मैं आपको कह रहा हूँ 40 नंबर की तैयारी कराएंगे, यानी अप्रोक्सीमेट 60 क्वेश्चन आप ठीक करके आओगे पेपर में, ठीक है। उसका सिंपल सा रीजन है, जब आपने थोरोली एक बार पूरा प्रिपरेशन कर लिया अपना जीएस का, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट सही है, आपके फैक्ट सही है, ठीक है, आपकी मैपिंग सही है, तो क्या दिक्कत है बताओ? सेम क्वेश्चन आपका सीएपीएफ में आ रहा है, सेम ही क्वेश्चन आपका सीडीएस में आएगा। जीएस का ज्योग्राफी में कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता यूपीएससी। एग्जांपल के तौर पे आपका लैंड फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आप क्या करोगे, जो बच्चे डेडिकेटेडली एक ही एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो सॉरी एग्जाम चेंज कर रहे बार बार, अभी सीडीएस के लिए पढ़ लूं, अभी उसके लिए, अब सोचो 1.5-2 महीने में आप कितना सिलेबस कवर कर लोगे, है ना। तो वो ज्योग्राफी जो आप प्रिपेयर कर रहे हो हर एग्जाम के अलग अलग पूरी नहीं हो पा रही है वो आपकी, ठीक है। ये मेरे साथ बहुत हुआ है बीटेक में, मैं हमेशा फेल होता था बीटेक में। मैं विश्वास नहीं करोगे, मेरी कम से कम, जब मैं जिस दिन पास आउट हुआ था मेरी 10 सप्ली थी। आई वॉज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ इन बीटेक, यू नो। जब मैंने डिग्री पूरी की, मैं 10 बैकलॉग थी, मैं सोचता था मगर यार क्या करूंगा, क्योंकि मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा था, तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, वो तो कैसे पास होगा। फिर एक 6 महीने लगा, 6 महीने में सारे पेपर क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये चीज है, मान लीजिए आपने लैंड फॉर्म पढ़ा, एग्जाम्पल के तौर पे लैंड फॉर्म का जो भी टॉपिक है आपके सारे के सारे सीडीएस में भी वही आते हैं, सीएपी में वही आते हैं, सीएससी में भी वही आते हैं, स्टेट पीसीएस में भी वही आते हैं, ठीक है। हरियाणा का एग्जाम कौन कौन दे के आया आप में, अभी जो हुआ था सीटी का एग्जाम आपने दिया, ठीक है, और किसने दिया बताओ, ठीक है, 1-2 ने और दिया होगा, ठीक है। अभी वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, पता है क्या, कोपन क्लाइमेट स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। आई कैन गिव द गारंटी, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा, जो हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो कर ही नहीं सकता उस क्वेश्चन को। रीजन भी, कोपन कौन पढ़ता है हरियाणा के एग्जाम की, नहीं पढ़ते हैं, जबकि वो पार्ट किसका है, एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर जगह अलग अलग एग्जाम में मिल जाएगी। और ये जितने भी एग्जाम भी हो रहे हैं ना आपको, मेरा काम एक चीज और है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम होगा, उस एग्जाम में से पर्टिकुलरली वो टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं वो मैं आपके लिए निकाल के लाऊंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के जो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, आपको आने चाहिए, क्योंकि आपने वो सिलेबस कवर किया है, एग्जाम नहीं कवर किया, सिलेबस कवर किया है, ठीक है। तो वो टेस्ट हो गए आपके, क्वेश्चन वगैरह हो गए, ये सब जो है हम आपके टाइमली जो है कंडक्ट कराते रहेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कोई भी आपका डाउट किसी भी चीज के रिगार्डिंग है तो पूछिए प्लीज, सब्जेक्ट वाइज डाउट है, कुछ भी XYZ कोचिंग के लिए डाउट, कुछ भी प्लीज आस्क। आप में से कोई ऐसा जिसने किसी और जगह कोई पढ़ रहा हो, अगर पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस का एक पीडीएफ है हमारे पास, बहुत डिटेल्ड पीडीएफ है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि आप में से कोई बच्चा होगा जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहता होगा, वेरी लाइकली, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, ठीक है। आपको एक पीडीएफ देंगे,
प्लीज मेक श्योर कि आप वो पीडीएफ फॉलो करो सिलेबस के लिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कवर करो। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक एक कीवर्ड हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी का है, आपका ज्योग्राफी का तकरीबन सिलेबस ही आपका 5 पेजेस का है, ठीक है। देखोगे आप? दिखाऊं? इंटरेस्टेड? ओके सर, एक बार वो टेलीग्राम खोलना, इसमें कैसे खुलता है ये? ओके ये आपका कंप्लीट ज्योग्राफी का सिलेबस और बुक लिस्ट है, ठीक है। 3 चीजें जो है ज्योग्राफी में आपके जनरली आती हैं। पहला है आपका स्टैटिक ज्योग्राफी, जिसमें आपके कंसेप्ट प्लस में आपके फैक्ट रहते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका मैपिंग स्टैटिक वाला, और तीसरा है मैपिंग डायनामिक, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चन कितने लोगों का सही था सीपीएफएसी 2025 में? ठीक है, गुड। अब ये वाला क्वेश्चन है प्योरली बेसिस ऑन योर कंसेप्ट और फैक्ट, ठीक है। ज्योमॉर्फिक प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 का जो है क्वेश्चन है आपका, इसमें जो है आपका टॉपिक है मास मूवमेंट करके। 2 टाइप की मास मूवमेंट होती है, स्लो और रैपिड, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है पर्टिकुलर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बाय द वे लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड दिया हुआ है। जो आपकी स्लो मूवमेंट होती है 2 होती है, क्रीप और सॉलिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों ही आपकी नहीं है, इसमें हटा दो इसको तो आंसर आ जाएगा। अब जिस बच्चे ने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि मास मूवमेंट में आगे फर्दर 2 स्लो और रैपिड होती है, स्लो कौन सी होती है, रैपिड कौन सी होती है, कर देगा वो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट। सीजन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून में ही क्यों गर्मी पड़ रही है, ठीक है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा उस टाइम पे। ये सब चीजें पार्ट ऑफ कंसेप्ट है आपके, ठीक है। फैक्ट क्या होंगे फिर? कौन सा सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है, कौन सा है बताओ? सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सैटर्न। सबसे डेंसेस्ट? मार्स। ओके, बताइए। तो ज्यादा सन के पास होगा तो डेंसर होगा, बाकी तो जुपिटर है तो वो गैसेस वाला है। सिंपल सा कंसेप्ट है। 8 प्लेनेट है आपके, पूरी क्लास नहीं लूंगा, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको माइंड कैसे अपना खोलना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। 8 प्लेनेट टोटल है, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। अब बहुत बच्चों को ये सीक्वेंस ही याद नहीं होती, ठीक है। बहुत बच्चे नोट्स ही बनाने में लगे रहते हैं। प्लीज मेक श्योर कोई नोट्स आप इनिशियल टाइम पे ना बनाओ। नोट्स बनाने आपको जब 1 बार 2 बार आप सिलेबस पढ़ लो, उसके बाद अपने नोट्स बनाना, और नहीं बनाना आपको। फाउंडेशन बैच जो हमारे वाले स्टूडेंट है तो आपको नहीं बनाने ना सर नोट्स, अभिषेक सर, हाँ ठीक है। रीजन बीइंग, आप जो नोट्स बनाओगे कॉपी भरते रह जाओगे। अगर उस कंसेप्ट पे जाओगे तो 3 महीने तो ज्योग्राफी को चाहिए सिर्फ, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, हम खुद बना के देंगे। ऑलरेडी काम चल रहा है उसके ऊपर, नोट्स हम देंगे आपको, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। 8 प्लेनेट टोटल, ठीक है। 4 इनर 4 आउटर, सिंपल सा कंसेप्ट है। आउटर प्लेनेट जो है इनको जोवियन भी बोलते हैं, गैसियस प्लेनेट। इनर वाले जो हो गए आपके टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल मतलब हाँ, एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जो प्लेनेट है, सॉलिड प्लेनेट्स, पहाड़ वहाड़ लैंड वगैरह सब मिलेगा आपको, ठीक है। ऑब्वियसली तो भारी होंगे गैस वाले उससे। अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लेनेट, ठीक है। अब ये क्या है? फैक्ट है। कंसेप्ट क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट, ये सारे आपके जो सीक्वेंस होगी, सारे फैक्ट के बेसिस पे आते। अब एग्जाम में आप बैठ के याद कर रहे हो कि सीक्वेंस क्या है और आप भूल जाओ तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। वहां पे तो सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो ये टाइमली रिवीजन कराना, इनके अंदर ट्रिक्स भी बहुत सारी लगती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज ट्रिक्स मैं आपके लिए बना के रेडी करूंगा, ऑलरेडी मैंने बनाई है। कोपन का वीडियो देखा है मेरा किसी ने? आपने यूट्यूब पे देखा है कोपन? बहुत भाई आते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो ट्रिक्स वगैरह जो होंगी सब्जेक्ट वाइज, आई विल मेक फॉर यू, डोंट वरी, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज आस्क। आज से फीस कितनी है? फीस के बारे में सिद्धार्थ सर आपको बताएंगे, और बताइए, ठीक है। सबसे पहले तो ना आप अपने आप को ऐसा फील कराओ कि हाँ आप इस जर्नी में जाने वाले हो, तो खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ कि हाँ हम लोग इसके लिए तैयार हैं, ठीक है। सो अभी आपका ब्रेक होगा, फिर थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स हम आपको देंगे। 1:30 पे आपकी पहली ज्योग्राफी की क्लास होगी आज, ठीक है। और उसमें ज्योग्राफी के बारे में सर अभिषेक सर क्लास लेंगे अभी। उसके बाद साइंस की क्लास होगी। कल से जो भी आपका प्रॉपर शेड्यूल है, 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपकी साइंस की क्लास, 1:30 बजे से 3:30 बजे तक आपकी ज्योग्राफी की क्लास, और 4 से 6 आपकी मैथ्स की क्लास मंडे। और जो भी शेड्यूल होगा, आपको ग्रुप में होंगे जो इनरोल किए स्टूडेंट्स,
आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी फैकल्टी मेंबर से लेकर के या फिर हमसे, कुछ भी आपको पूछना है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। डन, सब ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।